संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। जैसे केंद्र स्तर की सरकार है और राज्य स्तर की, दोनों ही अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती एक ही नागरिक समूह पर शासन करती, यानी देश में नागरिक तो एक ही है ना। अब इस भारत पर क्या था बच्चों, ब्रिटेन का राज्य था। आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, उससे पहले किसके अधीन थे हम, तो यहां पर ब्रिटेन का राज्य था। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर में। बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है 10th क्लास की सिविक्स यानी राजनीति विज्ञान का दूसरा चैप्टर संघवाद। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज हम, तो संघवाद के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसको इंग्लिश में फेडरलिज्म भी कहा जाता है। बच्चों, जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ने वाली चीज समझ लेते हैं। बच्चों, जब हम संघवाद की बात करते हैं तो हमें यह समझना है कि इस चैप्टर के माध्यम से हम ये समझेंगे कि किसी भी देश में सरकार की शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है, क्या संघात्मक होता है या एकात्मक, क्योंकि सरकार की शासन व्यवस्था के स्वरूप के दो तरीके से उसको वर्गीकरण किया जाता है, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। तो हम इन दोनों के ही बारे में समझेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था के माध्यम से हम क्या करेंगे, कई देशों के बारे में समझ पाएंगे कि जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से फिर हम भारत के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कई टॉपिक्स हैं जो इसमें भारत में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से क्या है भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था सही तरीके से चल पा रही। तो जैसे हम इसी में भाषाई राज्यों का मुद्दा देखेंगे, भाषा नीति के बारे में डिस्कस करेंगे, केंद्र राज्य संबंध के बारे में देखेंगे और बच्चों हम विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर को। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं क्या कि संघवाद क्या होता है। अब बस आराम से कॉपी निकालो, पेन निकालो और चुपचाप बैठ जाओ और टेबल पर और मस्त होकर एकदम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाना, थोड़ी सी देर रुकना, सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। पहली चीजें देखो, मेरे साथ साथ एक फायदा ही आपको होना कि मैं आपको इतना समय देता हूं कि आप आराम से क्लास में ही नोट्स बना सकते हो, तो आप एक शॉर्ट नोट्स तरीके से बना सकते हो। और मैं इतनी चीजें बार बार बोलता हूं कि आप वैसे ही चीजों को लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये समझेंगे कि संघवाद क्या होता है। लेकिन बच्चों संघवाद समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं, फिर आपको सीधे चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। वो क्या है बच्चों, समझो। हम कह रहे हैं बच्चों सरकार की शासन व्यवस्था के स्वरूप, ठीक है। सरकार की शासन व्यवस्था की जब हम स्वरूप की बात करते हैं, शासन व्यवस्था के स्वरूप की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो सरकार को क्या है दो तरीके से, मतलब पूरे शासन व्यवस्था को दो तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। एक बच्चों क्या होता है संघात्मक, जिसको हम संघवाद भी कहते हैं। एक होता है बच्चों संघात्मक, जिसको आप संघवाद भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग संघवाद, ठीक है। और दूसरा होता है एकात्मक, ठीक है, एकात्मक। दो तरीके के सरकार के स्वरूप होते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था और बच्चों एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक को ही बच्चों जो हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो संघात्मक में जो पढ़ रहे हैं, जिसको हम संघवाद कह रहे हैं, यही चीज है, ठीक है मेरे लाल लालियों, ये बात है। अब बच्चों इसमें देखो क्या होता है, संघात्मक जब हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं बच्चों, क्या होता है इसमें दो स्तरीय सरकारें होती हैं। ध्यान से सुनते चलना, दो स्तरीय सरकारें होती हैं। दो स्तरीय सरकारें, दो से भी अधिक हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम क्या है, दो होंगी, मैक्सिमम दो हो सकती, कम से कम दो होनी चाहिए, उससे कम भी हो सकती, त्रिस्तरीय सरकारें हो सकती हैं। जैसे बच्चों भारत में त्रिस्तरीय सरकारें, लेकिन एक आइडियल कंडीशन हम लेके चल रहे हैं दो स्तरीय सरकारों की, ठीक है। हम बाद में आगे बात करेंगे। अब जो ये दो स्तरीय सरकारें होती हैं बच्चों ना, यहां पर जैसे केंद्र सरकार, ध्यान सुनते चलना, जैसे केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, दो तरीके की सरकारें होती हैं। अब बच्चों क्या होता है, जो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में क्या है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। मैंने एक शब्द बोला बच्चों, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है।
मतलब संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में यहां पर। ठीक है, यानी यहां पर एक ये चीज होती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक, लेकिन जब हम भाई एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो यहां पर भी एक चीज याद रखना, यहां पर भी केंद्र सरकार होती है, यहां पर भी बच्चों क्या होती है, दो स्तरीय सरकारें हो सकती हैं। ध्यान से सुनते चलना बच्चों, यहां पर भी क्या है बच्चों, दो स्तरीय सरकारें हो सकती हैं, दो स्तरीय सरकारें यहां पर भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात याद रखना कि यहां पर जो शक्ति, यहां पर भी केंद्र होते हैं और राज्य सरकारें यहां पर भी हैं, केंद्र और राज्य यहां पर भी हैं, लेकिन बच्चों यहां पर जो शक्तियां होती, संविधान द्वारा जो शक्तियां सौंपी जाती, सारी की सारी शक्तियां किसके पास होती, केंद्र सरकार के पास होती। संविधान द्वारा सारी की सारी शक्तियां किसको सौंपी जाती, केंद्र सरकार के पास। ठीक है ना, केंद्र सरकार के पास। और केंद्र सरकार क्या है, राज्य सरकारों को शक्तियां देता है और जब चाहे उनसे शक्तियां छीन भी सकता है, और केंद्र सरकारें राज्य के अधीन काम करती हैं। लेकिन संघात्मक में क्या होता है, संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है इसमें। और ये दोनों ही सरकारें जो होती अपने अपने क्षेत्राधिकार में अब संविधान द्वारा दिए गई शक्तियों का क्या है, पूरा उपयोग कर सकती हैं। ना तो केंद्र सरकार राज्य के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करेगा और ना ही राज्य सरकारें जो है केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकारों में हस्तक्षेप करेंगी। ठीक है, ये बात समझ में आना। अब हम जब बात करते हैं बच्चों शक्तियों के विभाजन की, क्योंकि केंद्र सरकार में क्या किया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया। तो यहां पर कई चीजें बन सकती हैं। एक सिचुएशन यह हो सकती है कि केंद्र सरकार इक्वल राज्य सरकार। एक स्थिति यह बन सकती है कि केंद्र इसका इक्वल टू राज्य, मतलब दोनों को ही बराबर शक्तियां दे दी जाएं। संविधान द्वारा दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को ही क्या बराबर शक्तियां दे दी जाएं। पहली सिचुएशन यह बन सकती है। दूसरी सिचुएशन यह बन सकती है बच्चों कि केंद्र को थोड़ा अधिक पावर दे दिया जाए, केंद्र को मोर पावरफुल बना दिया जाए राज्य से। जैसे बच्चों भारत की बात करते हैं, भारत में केंद्र सरकार जो है ज्यादा पावरफुल है कंपैरेटिवली राज्य, तुलनात्मक रूप से राज्य से ज्यादा कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को ज्यादा दे दी गई। मगर एक चीज याद रखना है कि जो राज्य सरकारों को जो शक्तियां संविधान ने दी गई उनमें केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकता। यह बात है, यहां केंद्र शक्तियां नहीं दे रहा है राज्य को, यहां संविधान दे रहा है, और संविधान क्या करता है, राज्य की रक्षा भी करता है। तो यह बात याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं कि केंद्र सरकार बराबर राज्य सरकार। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना बच्चों। संघात्मक शासन, देखो शक्तियां बांटी जा रही हैं, तो शक्तियां बांटते समय हो सकता है कि आप दो भाई हो तो बड़े भाई को ज्यादा शक्ति दे दी जाए, छोटे भाई को कम शक्ति दे दी जाए। ऐसा कर सकते हैं ना। परिवार में आपके माता पिता हैं, माता पिता समझदार हैं, वो जानते हैं कि छोटा भी नादान है, उसको अगर ज्यादा शक्तियां दे दी गई तो बिगड़ जाएगा। तो क्या होता है कि बच्चों जो बड़े भाई होते हैं उनको थोड़ी ज्यादा फ्रीडम होती है, उनके पास ज्यादा शक्तियां होती, लेकिन जो छोटा भाई है, छोटा भाई राज्य मान लो, उसको कम शक्तियां। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। और मान लो दो भाई हैं, दोनों ही बराबर के हो चुके हैं, दोनों ही परिपक्व हैं, दोनों ही युवा हो गए, अपने अपने डिसीजन ले सकते हैं, तो दोनों को बराबर शक्तियां दे दी जाती है बाद में। तो ऐसा सिचुएशन है। संविधान क्या करता है, कुछ स्थितियों में क्या करता है, जब जैसे देश की इस परिस्थितियां होती, कैसी परिस्थितियां, उसके आधार पर क्या है संघ सरकार क्या है राज्य सरकार को शक्तियां देती। जैसे बच्चों अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास बराबर शक्तियां हैं। लेकिन भारत की बात करते हैं तो भारत में केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है और राज्य सरकार थोड़ा उससे कम। लेकिन दोनों को ही संविधान ने शक्तियां दी हैं और दोनों ही अपने जो भी शक्तियां दी गई अपने अपने क्षेत्राधिकार में क्या करती, उन शक्तियों का उपयोग करती है। यह बात आपको दिमाग में बैठा लेना है थोड़ा सा, ठीक है। और एकात्मक में तो आपको मैंने बता ही दिया कि वहां पर केंद्र और राज्य दो सरकारें होती हैं, लेकिन संविधान द्वारा जो सारी की सारी शक्तियां किसे दी जाती हैं, तो केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार की इच्छा पर होता है कि वो राज्य को कितनी शक्ति देना चाहता है, और जब चाहे वो केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों से शक्तियां छीन सकता है। किसमें, एकात्मक शासन व्यवस्था में। लेकिन संघात्मक में ऐसा नहीं होता। संघात्मक में शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित की जाती हैं, और केंद्र सरकार को जो शक्तियां दी गई वो अपने क्षेत्राधिकार में उनका उपयोग करेगा, और राज्य सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं उनका उपयोग वो अपने क्षेत्राधिकार में करेगा। ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बच्चों
अब हम बात करेंगे संघवाद पे। दो देखो, एकात्मक और हमको ये समझाना जरूरी था क्योंकि बार बार एकात्मक शब्द आगे आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एकात्मक सरकार की मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संघवाद की। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि संघवाद में क्या होता है। संघवाद सरकार का एक ऐसा स्वरूप है या ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता, ध्यान से सुनते चलना मेरी बात को और लिख लेना, आप लिखना चाहो तो लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। क्या लिखना है? संघवाद सरकार की एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटी जाती है या विभाजित की जाती है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता देश में केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच विभाजित होती है। विभिन्न इकाई मतलब क्या है? राज्य सरकारें विभिन्न इकाइयां हो गई और केंद्र एक हो गया। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, संघवाद का मतलब। अब ये देखो संघवाद ये हो गया, तो देखो यहां पर क्या है, मैंने देखो भारत की ये जो संघवाद का जो स्वरूप मैंने लिया है ये भारत का, क्योंकि हम भारत के पर्सपेक्टिव में पढ़ने वाले हैं, तो हमें यह पता है कि भारत में त्रिस्तरीय सरकारें होती हैं। केंद्र स्तर पर क्या होती है? केंद्र सरकार, जिसको संघ सरकार भी कहते हैं, और राज्य स्तर पर क्या होती है? राज्य सरकारें, जिनको प्रांतीय सरकारें भी कहा जाता है, और लोकल लेवल पर यानी स्थानीय स्तर पर क्या है? स्थानीय सरकारें होती जिसमें जैसे आप ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ोगे आगे। ठीक है, तो आप देख लो केंद्र सरकार, प्रांतीय या राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें क्या है, ये संघवाद को डिफिनेट क्या करती हैं, बताती हैं। और ये कहां का मॉडल है बच्चों? तो ये मैं आपको यहां पर लिख भी दे रहा हूं, ये भारत का मॉडल है, ये भारत का मॉडल है। भारत ने भी क्या है? संघ को अपनाया है, क्योंकि भारत में एक शब्द लिखा हुआ, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या बच्चों? राज्यों का संघ है। वहां पर संघवाद शब्द नहीं लिखा है ना, लिखा है इंडिया दैट इज सेल्बिया यूनियन स्टेट। इंडिया दैट इज सेल्बिया यूनियन स्टेट। यूनियन शब्द का यूज हुआ है वहां पर, फेडरेशन शब्द का नहीं हुआ। यानी क्या कहा गया? भारत राज्यों का संघ होगा। कहां कहा गया बच्चों? तो हमारा जब हम अपने संविधान की बात करते हैं तो हमारे संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में थोड़ा सा आप संविधान के बारे में पढ़ते चलो तो समझ बनेगी। भारत अनुच्छेद फर्स्ट में बच्चों एक बात बोली गई, क्या बोली गई है? तो भारत क्या बोला गया है? राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यह बात बोली गई है। तो इंडिया दैट इज है ना, भारत सेल्बिया यूनियन स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। संघ मतलब यहां पर क्या है? यूनियन की बात की गई। ठीक है, तो यह बात आपको समझते चलना है। अब हम बात करेंगे संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उससे भी नीचे क्या है? स्थानीय स्तर की सरकार। तो क्या होता है? संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है बच्चों? सत्ता का वितरण दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। अब बच्चों जो ये सत्ता का वितरण किसमें किया जा रहा है? दो या दो से अधिक स्तर की सरकारों में। तो होगा क्या? इसमें क्या होता है? संघीय शासन, यानी जो केंद्र सरकार होती है, ठीक है, या जो संघीय सरकार होती है, संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है बच्चों? केंद्रीय सरकार व उनके विभिन्न छोटी इकाइयों के बीच बटी होती है ना सरकार। अब शक्ति जो है किसके बीच बटी होगी? संघ सरकार और विभिन्न छोटी जो इकाइयां यानी राज्य सरकारें और स्थानीय स्तर के बीच में क्या है? बटी होती है। तो वही बात बोला, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार व उसके विभिन्न छोटी इकाइयों के मध्य बटी होती है। ठीक है, अब देखो, अब सरकार की बात हो रही है तो मैंने यहां पर क्या कहा? यहां पर केंद्र सरकार जो है, ये जो केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार क्या करती है बच्चों? ये पूरे देश के लिए सब क्या है? कानून बनाती है। पूरे देश के लिए क्या है बच्चों? कानून बनाती है। ठीक है, राज्य सरकारें क्या होती हैं? ये अलग अलग क्षेत्रीय राज्य सरकारें होती हैं और ये क्या करती है? दिल्ली के यानी जो राज्य है उस राज्य के लिए क्या है? कानून बनाती है। राज्य के लिए कानून बनाती है या जिस क्षेत्र में ये राज्य कर रही है उसमें बनाती है। स्थानीय क्या है? तो नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायतों के लिए है कानून बनाती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये तीनों सरकारों का काम क्या है? अपना अलग अलग काम है। ठीक है, तो इसमें देखो आमतौर पर इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसको क्या बोलते हैं? जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं यानी केंद्र सरकार। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती हैं, जैसे राज्य सरकार। फिर और तीसरे स्तर की क्या है बच्चों?
प्रांतीय स्तर की सरकार है। ठीक है, सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। ये पहले ही मैंने बताया कि क्योंकि ये शक्तियां जो हैं कि केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय महत्व के कानून बनाएगी, राष्ट्रीय महत्व पर विषय पर कानून बनाएगी। राज्य सरकारें राज्य स्तरीय महत्व के विषय पर क्या है कानून बनाएगी। अब ये किसने डिसाइड किया? क्योंकि ये संविधान ने डिसाइड कर दिया है। और संविधान ने कैसे डिसाइड किया? तो बच्चों संविधान में एक अनुसूची है, जैसे हमारे भारत में क्या है 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में यह स्पष्ट किया, कई 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो संघ सूची से का क्या है से विषय में कुछ विषय दिए गए, लगभग आज 100 विषय हैं। उन 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो केंद्र सरकारों को। राज्य सूची में, ठीक है, राज्य सूची में कुछ विषय हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको? तो राज्य सरकारों को। तो ये क्या है? संविधान में विषय स्पष्ट रूप से लिख दिए गए, उनका बंटवारा कर दिया गया है। और वो उन शक्तियों का जो संविधान ने जो क्षेत्राधिकार इनका डिसाइड कर दिया, उन क्षेत्राधिकारों में क्या है वो केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें अपनी शक्तियों का स्पष्ट जो है तरीके से उपयोग कर सकती हैं। तो यही बात कर रहा है कि ये सत्ता, जो दोनों ही सत्ता क्या है अपने अपने स्तर पर क्या है स्वतंत्र होकर क्या है काम कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों संघीय सरकार के प्रकार क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया संघीय सरकार और एकात्मक सरकार, ये बात मैं अभी बता रहा था। तो देखो संघीय सरकार में मैंने आपको अभी क्या बताया कि यहां 2 या 2 से अधिक स्तर की क्या होती है सरकारें होती हैं। ठीक है, अब केंद्र सरकार में क्या होती है, एकात्मक सरकार में क्या होगी? यहां पर भी 2 स्तरीय सरकारें होंगी, हो सकती हैं, लेकिन यहां पर जो राज्य सरकारें होती है वो केंद्र के प्रति क्या है जवाबदेही होती है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं और दोनों ही अपने अपने क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र होती हैं, पहली बात। केंद्र एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होती है? यहां पर भी 2 स्तरीय सरकारें हो सकती हैं, लेकिन बच्चों यहां पर क्या होती है, जो विभिन्न घटक इकाइयां हैं, ये जो राज्य स्तरीय सरकारें हैं वो केंद्र के प्रति क्या है जवाबदेही होती, क्योंकि यहां पर केंद्र सरकार, एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र के पास सारी शक्तियां होती और केंद्र ही उनको शक्तियां बांटता है। तो यही बात कह रहा है कि 2 या 2 अधिक स्तर की सरकार इसमें होंगी और यहां पर क्या होगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह है। यहां पर भी 2 स्तर की सरकारें हो सकती है, लेकिन यहां पर सारी शक्तियां किसके पास होती है बच्चों मेरे लाल लालियों? केंद्र सरकार के पास। अब देखो केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि संविधान ने उनके शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया है। तो केंद्र को जो शक्तियां दी गई वो उनसे संबंधित कानून बनाएगा, उन पर शासन व्यवस्था करेगा, लेकिन वो राज्य को कुछ आदेश नहीं दे सकता कि आप ये करो। राज्य के अपने अलग क्षेत्राधिकार है, उनको अलग शक्तियां दी गई। लेकिन यहां पर देखो क्या है, यहां पर क्योंकि केंद्र ही, एकात्मक में क्या होता है, क्योंकि केंद्र के पास ही सारी शक्तियां हैं, तो केंद्र सरकार राज्य को आदेश दे सकता है कि आप ये काम करो। क्यों? क्योंकि केंद्र ने ही राज्य को शक्तियां दी हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश दे सकती है। क्लियर है बात? तीसरी बात यहां पर क्या होती है बच्चों कि यहां पर देखो राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां हैं जिसके लिए वह केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं है। यहां पर संघात्मक सरकार में क्या होता है कि राज्य सरकार को अपनी शक्तियां संविधान से मिली हुई और उसके लिए वो उन विषयों पर कानून बनाते समय क्या है वो संघ सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं है कि संघ वो किसके प्रति जवाबदेही, तो वो संविधान के प्रति जवाबदेही है, वो जुडिशरी के प्रति जवाबदेही है, न्यायपालिका के प्रति। अगर वो कुछ ऐसा गलत करता है वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होता है, देखो सरकार का केवल एक स्तर या उप इकाइयां ही केंद्रीय सरकार के अधीन होती हैं। ठीक है, ये बात है। फिर देखो उदाहरण क्या है, यहां पर देख लो। संघात्मक मैंने बताया भारत है, कनाडा है, जर्मनी है, ठीक है, और यहां पर यूएसए भी है, और यहां पर आप देख लो तो यहां पर उदाहरण क्या है, फ्रांस है, चीन है और जापान है। ये सब एकात्मक सरकार की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर आप ब्रिटेन भी रख सकते हो, ब्रिटेन के पास सारी, ब्रिटेन को भी आप एकात्मक शासन व्यवस्था में रख सकते हो क्योंकि ब्रिटेन में जो संघ है वो बहुत मजबूत, केंद्र सरकार जो मजबूत है, केंद्र सरकार ही क्या करती, राज्य सरकार को शक्तियां देती। तो ये बात आपको समझ में आ गई संघीय सरकार और एकात्मक सरकार के बीच में डिफरेंस, अंतर। अब हम बात करेंगे संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। अब देखो विशेषताओं का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कह रहे हैं किसी भी देश में कि ये देश संघात्मक शासन व्यवस्था का देश है, तो किन आधारों पर कह पा रहे हैं, तो हम ये कहते हैं क्योंकि इसमें ये जो संघात्मक सरकार की जो विशेषताएं हैं उस देश के अंदर ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती। जैसे हम कहते हैं, जैसे मान लो हमने कहा कि अमेरिका एक संघात्मक देश है, भारत एक संघात्मक देश है, ठीक है,
तो हम ऐसा कैसे कह पा रहे हैं? क्योंकि जो संघात्मक शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो उन दोनों ही देशों में क्या है, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसीलिए हमने क्या है, उनको क्या कह दिया है, उनको संघात्मक देश कहा है। तो हम कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो हमें यह पढ़नी है। तो बच्चों सबसे पहली विशेषता तो एक होगी संघात्मक, लिख लेना बच्चों, यहां से एक सीधे क्वेश्चन आएगा, यहां से सीधे क्वेश्चन आएगा बच्चों, सीधे क्वेश्चन आएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा कीजिए, क्वेश्चन लिख लेना है। और पहली डेफिनेशन क्या होगी, इसकी पहली विशेषता क्या है बच्चों? तो पहली विशेषता यही होगी कि यह दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होती है, दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। ठीक है, फिर बच्चों आपको देखना है कि जो विभिन्न स्तर की सरकारें, विभिन्न स्तर मतलब क्या है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात अब मैं बताने जा रहा हूं, दूसरी विशेषता क्या होती, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। दूसरे बता रहा हूं मैं, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। और यह स्पष्ट विभाजन कौन करता है? तो संविधान करता है। क्या करता है, कौन करता है बच्चों? संविधान करता है। दूसरी डेफिनेशन समझ में आ गई कि जो विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से किया जाता है। दूसरी विशेषता, तो मैंने आपको दो विशेषता अभी तक पढ़ाई, मैं आपको दोनों रीड करा देता हूं। यह सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है, पहली मैंने आपको समझा दी। अब जब दो स्तर की सरकारें हैं तो मैंने आपको बताएंगे क्या होगा, तो दोनों स्तर की सरकारों के बीच क्या होगा, शक्तियों का विभाजन करना होगा। शक्तियों का विभाजन कौन करता है? तो संविधान करता है। तो संविधान ने क्या किया बच्चों, विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में सबसे बढ़े देते हैं। अधिकार क्षेत्र का मतलब है शक्तियां, अधिकार क्षेत्र का मतलब है शक्तियां। कौन कौन सी शक्तियां आपकी हैं? ठीक है, यह बात समझ में आ गई। अब बच्चों संघात्मक सरकार में क्या होता है बच्चों, संघात्मक सरकार में क्या होता है, अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं, जैसे केंद्र स्तर की सरकारें, और तीसरी विशेषता समझा रहा हूं मैं, तीसरी विशेषता समझा रहा हूं, जैसे केंद्र स्तर की सरकारें और राज्य स्तर की, दोनों ही अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती एक ही नागरिक समूह पर शासन करती। यानी देश में नागरिक तो एक ही है ना भाई, हम जैसे भारत के हैं, हम भारत के नागरिक हैं, तो हम एक राज्य में रह रहे हैं, हम यूपी में, मान लो मैं रह रहा हूं, तो मैं यूपी में रह रहा हूं, और केंद्र सरकार भी है। भारत में क्या है, एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार है, तो मेरे ऊपर दोनों ही शासन कर रहे हैं ना, दोनों ही शासन कर रहे हैं, दोनों ही शासन कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार है। तो यही बात कह रहा है कि अलग अलग शासन स्तर की सरकारों में नागरिक समूह एक ही होता है। ठीक है, नागरिक समूह क्या होता है, देखो क्या है, अलग अलग स्तर की सरकारों पर एक ही नागरिक समूह शासन करते हैं। ठीक है, क्या है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर क्या है, शासन करती हैं। यानी मैं भारत का हूं तो मेरे ऊपर ही शासन हो। ठीक है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और बच्चों क्या है, प्रशासन का उनका अपना अपना क्षेत्राधिकार होता है। देखो कर लगाने का राज्य सरकारों क्या क्या है, क्या है, जैसे केंद्र सरकार है इनकम टैक्स लगाती है और बहुत सारे एक्साइज ड्यूटी लगाती है। राज्य सरकारें क्या करती हैं बच्चों, तो राज्य सरकारें जैसे आपसे बहुत सारे टैक्स लेती है। ठीक है, तो आप अब ये कर वसूलने का अधिकार दोनों का अलग है, उनका प्रशासन का अपना अलग अधिकार है। जैसे देखो केंद्र स्तर पर क्या है, ठीक है, अलग प्रशासनिक व्यवस्था है, राज्य स्तर पर क्या है, अलग प्रशासनिक व्यवस्था। जैसे केंद्र में क्या होता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इंडियन, है ना, ये सारे लोग क्या है, ये केंद्र स्तर की, केंद्र की सरकार की वैकेंसी होती है। और जो राज्य सरकार में जैसे पीसीएस है, ठीक है, पीसीएस लोक सेवा आयोग क्या है, ये लोक सेवा आयोग जो होता है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या है, ये उत्तर प्रदेश का अपना है, तो इसका अपना प्रशासनिक ढांचा अलग है, केंद्र सरकार का अपना अलग प्रशासनिक ढांचा है। तो ये अलग अलग क्या है बच्चों, कानून बनाने का अपना इनका अलग अधिकार है, कर वसूलने और बच्चों क्या है, प्रशासन का उनका क्या है, अपना अलग अलग क्षेत्राधिकार होता है। तो यही देखो, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, क्योंकि दो स्तर की सरकारें हैं, दोनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, तो दोनों के बीच कार्य भी तो विभाजित कर दिए जाएंगे कि आप ये कार्य करोगे। ठीक है, चौथी बात बच्चों क्या होती है कि संविधान के जो मौलिक प्रावधान होते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, चौथी बात होती है संविधान के जो मौलिक प्रावधान हैं उन पर क्या है, दोनों ही सरकारों की सहमति आवश्यक है। यानी संविधान के मौलिक प्रावधानों के में अगर कोई भी बदलाव करना है तो उसमें दोनों स्तर की सरकारों की सहमति आवश्यक है। यहां तक जैसे अगर संविधान का जो मौलिक प्रावधान है उनमें अगर बदलाव करना है तो भारत में कितने, इस समय 28 राज्य हैं, 28 में से 2/3 राज्य, यानी अगर संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन करना है तो 2/3 राज्यों की क्या है, सहमति आवश्यक है, यानी विशेष बहुमत जरूरी होता है।
ठीक है, संविधान में अगर के मौलिक ढांचा। अब मौलिक ढांचा क्या होता है? तो जैसे बच्चों हम कहते हैं कि हमारा देश संघात्मक शासन व्यवस्था है, अब इसको संघात्मक से एकात्मक बनाना है, तो है ना, तो इसको क्या है, केंद्र और राज्यों की सहमति लेनी होगी। केंद्रों की भी, केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी सहमति, और राज्य कौन से, तो 2/3 राज्यों की सहमति होनी चाहिए, 2/3 भाग राज्यों की क्या है, सहमति होनी चाहिए। यानी संघात्मक से एकात्मक, यानी संघात्मक क्या है, देश का मौलिक ढांचा है, संविधान का मौलिक ढांचा है। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, ये क्या है, ये देश के मौलिक ढांचे में आते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये मौलिक ढांचा है। जितनी भी चीजें आपने प्रस्तावना में पढ़ी है ना, वो सारी की सारी चीजें क्या होती है बच्चों, वो ये क्या है, वो मौलिक ढांचे में, यानी संविधान का मूल प्रावधान है। उनको ऐसे संविधान संशोधन, साधारण संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यों की सहमति ना हो। क्लियर है बच्चों? तो ये बात है, संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही संभव होता है। ठीक है, तो मैंने बताया राज्य सरकारों में भी कितने, 2/3 भाग राज्यों की सहमति जरूरी है। ठीक है, 28 राज्यों में से, तो आप सोचो कितना ज्यादा कठिन। फिर आगे बात करते हैं बच्चों, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। 5वां बच्चों, जो हमारे देश में क्या है, अदालतें जैसे आप देखो तो हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट है ना, और हाई कोर्ट है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है। अब जैसे केंद्र सरकार से या राज्य स्तर से सरकारें से कोई भी, उनको जो भी शक्तियां दी गई, उन अधिकारों के अगर या अपनी शक्तियों के बाहर जाकर या अपने क्षेत्राधिकारों से बाहर जाकर कोई भी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अगर काम करती है तो उसका व्याख्या उसको कौन बताएगा, तो वो अदालतें बताती। केंद्र सरकार कौन सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बताती है कि आप अपने क्षेत्राधिकारों का हनन कर रहे हो और आप क्या है, अपने क्षेत्राधिकारों से बाहर जा रहे हो। तो संविधान में दिए गए जो भी प्रावधान है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार, उनके अधीन जो है काम करना है। और ये कौन बताता है, ये बार बार पर कौन बताता रहता है, सुप्रीम कोर्ट बताता रहता है। तो अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। ठीक है, मैंने अब समझाया आपको। वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए के विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार के पास है इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ठीक है, ये सब क्या है, स्रोत हैं। ऐसी राज्य सरकार के पास क्या होते हैं, कुछ चुंगी लगती हैं, कुछ नगर पालिकाओं से टैक्स लेते हैं, ठीक है, और इसी तरीके एसजीएसटी लगता है, पेट्रोल पर कुछ राज्य सरकार का कुछ टैक्स लगता है। तो ये क्या है, अलग अलग राजस्व के स्रोत हैं। ठीक है, तो ये वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। मूल उद्देश्य क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना है। किसका बच्चों, तो संघवाद का। क्योंकि अगर हम बात करें बच्चों तो भारत में बहुत ज्यादा विविधता है, आपको पता है भारत में बहुत ज्यादा विविधता है। जैसे हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रजाति के नाम पर, ठीक है, अलग अलग संस्कृति के नाम पर क्या है, हम बहुत विविधता है भारत में। अब इतनी ज्यादा विविधता है, और सोचो अगर राज्य सरकारों को अगर मान लो केंद्र के अधीन न रखा जाता, हमारे यहाँ जैसे हम लोग क्या है, मतलब हमारे यहाँ क्या है, केंद्र ज्यादा थोड़ा मजबूत है, राज्य थोड़ा। अब इनको अलग अलग स्वायत्तता दी गई, लेकिन यहां पर सुप्रीम किसे बनाया गया, सुप्रीम संविधान को बनाया गया। क्योंकि अगर आप कोई भी राज्य ऐसा है कि जो अपनी क्षेत्रीय स्वायत्तता को बनाते हुए अपने भारत से अलग होना चाहेगा, तो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान में सब लिखा हुआ है कि आप भारत से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें एकता को बनाए रखने के लिए, बंधुत्व को बनाए रखने के लिए क्या है, ये संघवाद बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों संघवाद के प्रकार। संघवाद के बच्चों 2 तरीके होते हैं। ठीक है, संघवाद के प्रकार की बात करेंगे तो संघवाद का प्रकार कौन कौन से, तो एक तो साथ आकर संघ बनाना और दूसरा था साथ लेकर संघ बनाना। इसके पीछे की थोड़ी कहानी सुनते हैं बच्चों। देखो पहले क्या थे बच्चों, ध्यान सुनना, पहले क्या थे, बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। ध्यान सुनना बच्चों, बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। मान लो जैसे भारत में क्या था, हमारे यहां ब्रिटिश साम्राज्य था। पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं अमेरिका का एग्जांपल लेता हूं, तो दोनों से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो यहां पर अमेरिका एक देश है, ठीक है, ये एक देश है। कौन सा देश है बच्चों, ध्यान सुनना, ये अमेरिका एक देश है। ठीक है, ये अमेरिका एक देश है। ठीक है, ठीक, और इस पर शासन किसका था, तो आप सभी को पता है, और नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। यहां पर शासन था ब्रिटेन का, ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटेन का शासन था, यहां पर ब्रिटेन का शासन था। ठीक है, अमेरिका पर। अब बच्चों क्या होता है, यहां पर जब ब्रिटेन का शासन था तो यहां पर 13 राज्य थे।
ध्यान सुनना मेरी बात को, यहां पर 13 राज्य थे, अमेरिका में 13 राज्य थे और 13 राज्यों पर क्या है, ब्रिटेन का शासन था। धीरे धीरे जो है अमेरिका के नागरिकों ने और अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन साम्राज्य का क्या है, विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हम आजादी, यहां पर एक नारा चला था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम कर नहीं देंगे जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा। कहां प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो संसद में, ब्रिटेन की संसद में। इस नारे को लेकर क्या है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका के लोगों ने जो है ब्रिटेन साम्राज्य के खिलाफ क्या है, क्रांति कर दी एक तरीके से। और क्या हुआ बच्चों, आप देखो 1776 में क्या है, अमेरिका इंडिपेंडेंट वॉर स्टार्ट होता है, यानी अमेरिका की आजादी के लिए क्या ये युद्ध शुरू होता है। 13 राज्य मिलकर क्या है, युद्ध को शुरू करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर हम विखंडित रहेंगे तो हम ब्रिटेन से नहीं जीत पाएंगे, ब्रिटेन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य है, उससे हम नहीं जीत पाएंगे अलग अलग। तो हम क्या है, 13 लोग मिलकर क्या है, ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1776 में क्या है, इन 13 राज्यों ने मिलकर क्या है, ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटेन साम्राज्य के खिलाफ क्या है, अमेरिका की स्वतंत्रता की आजादी के लिए क्या है, युद्ध की घोषणा कर दी। और ये 1776 से लेकर लगभग 7 सालों तक, लगभग 1783 तक ये 13 के 13 राज्य मिलकर क्या है, ब्रिटेन साम्राज्य के खिलाफ क्या है, युद्ध करते रहे। और अंततः क्या हो गया, 1783 में क्या हो गया बच्चों, अमेरिका आजाद हो गया। अमेरिका आजाद हो गया, ठीक है। अब ध्यान सुनते चलना, अमेरिका आजाद हो गया। अब जब अमेरिका आजाद हुआ तो बच्चों यहां पर बात यह आई कि अब अमेरिका में जो 13 राज्य हैं, अब ये 13 राज्य मिलकर लड़ रहे थे। अब इनका क्या किया जाए, क्या हमें 13 राज्यों को खत्म कर दिया जाए, उसकी जगह पर एक सरकार बना दी जाए, केंद्रीय सरकार, या 13 राज्यों को अलग अलग शक्तियां दे दी जाएं, उनको शक्तियां बांट दी जाए। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, यहां पर यह हुआ कि बच्चों देखो, हम 13 राज्य हैं, अगर हम 13 राज्य अलग अलग हो गए, या हमने मान लो आजाद हो गए, आजाद होने के बाद हम अलग अलग अपना साम्राज्य बना लें अमेरिका के अंदर, ऐसा हो सकता था, 13 राज्य अपने अलग अलग साम्राज्य बना लेते, अपना अलग इंडिपेंडेंट काम करते रहते। तो अमेरिका के जो, ठीक है, उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर हम फिर से टूट गए, अगर हम 13 के 13 राज्य फिर से अलग अलग हो गए, तो हम पर ब्रिटेन हो सकता है भविष्य में फिर कब्जा कर ले। तो हम 13 के 13 राज्य क्या है, एक साथ आ जाते हैं, एक साथ आकर क्या है, हम एक देश बनाते हैं और एक संघात्मक देश बनाते हैं, जिसमें राज्य के पास अपनी शक्तियां होंगी, संविधान द्वारा क्या है, राज्य को शक्तियां दे दी जाएंगी और केंद्र सरकार को अलग। एक देखो यहां पर क्या है, केंद्र सरकार बना दी गई और 13 जो राज्य थे उन राज्यों को भी शक्तियां दे दी गई। कहा गया कि देखो, जो आप हैं, आप 13 राज्य, आपको कुछ अधिकार दे दिए जाएंगे संविधान में और केंद्र सरकार कुछ अधिकार दे दिए, लेकिन हम 13 के 13 लोग हैं, आपस में मिलकर क्या है, एक संघात्मक सरकार बनाएंगे। मतलब ये सब 13 राज्य क्या हुए, ये 13 राज्य आपस में मिलकर इन्होंने क्या, साथ आकर एक संघ बनाया, साथ आकर एक संघ बनाया। तो ये कैसा है बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है साथ आकर संघ बनाना, ये यहां पर जो है, ये अमेरिका का उदाहरण है। अमेरिका के 13 राज्य आकर ना संघ बना रहे, यहां तो ऐसा नहीं है कि केंद्र ने कब्जा कर लिया हो, 13 राज्य आकर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, साथ आकर। अब दूसरी बात समझो, साथ लेकर की बात समझते, साथ लेकर संघ बनाना। अब हम बात करते हैं यहां बच्चों भारत की। ये भारत एक देश है बच्चों, ध्यान सुनना, मैं भारत बना भी सकता हूं, ऐसा नहीं है, चलो मैं भारत बना ही दे रहा हूं। तो ये प्यारा भारत है बच्चों। अब इस प्यारे भारत पर क्या था, ये भारत है, हमारा महान भारत है बच्चों, भारत है। अब इस भारत पर क्या था बच्चों, ब्रिटेन का राज्य था। आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, उससे पहले किसके अधीन थे हम, तो यहां पर ब्रिटेन का राज्य था, ब्रिटेन का राज था, ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों, जब 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हो गए, अब आजादी से पहले देखो ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया था, ध्यान सुनना। ब्रिटेन में, भारत में क्या था कि हमारे यहां बच्चों, भारत में क्या थे, कई तरीके के क्षेत्र थे। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो ब्रिटेन के डायरेक्ट कंट्रोल में थे भारत में, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर भारत के देसी राजा जो है राज करते थे, और ऐसी 562 रियासतें थी, यानी 562 ऐसी रियासतें थी जहां पर भारत के राजा जो है वो अपने अपने क्षेत्र में राज कर रहे थे, और कुछ क्षेत्रों पे क्या है, ब्रिटेन का साम्राज्य था। अब बच्चों जो ब्रिटेन का साम्राज्य था उसको क्या है, ब्रिटेन के लोगों ने क्या है,
दो पार्ट में डिवाइड करके दे दिया। किसको दे दिया? तो पाकिस्तान और भारत को दे दिया, जो अपना क्षेत्र था। और जो देसी रियासतें थी उनसे यह कहा कि देखो, आप 562 जो देसी रियासतें हैं, आपके पास विकल्प हैं। विकल्प ये हैं, आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, आप चाहो तो भारत में मिल जाओ, और आप चाहो तो स्वतंत्र रहो। ये 3 विकल्प उनको दिए गए देसी रियासतों को। तो बहुत सारी देसी रियासतें, लगभग 500 550 से ज्यादा जो रियासतें थी, वो क्या हो गई बच्चों? वो भारत या पाकिस्तान में विलय हो गई। लेकिन 3 देसी रियासतें तो हैं, भारत में या पाकिस्तान में विलय नहीं हुई थी, जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। 3 देसी रियासतें ऐसी थी जो ना तो पाकिस्तान में मिली और ना ही भारत मिली, और वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। अब ये भारत में स्वतंत्र रहना चाहती थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो पूरे भारत को क्या है, एक अखंड भारत बनाना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने केंद्र की जो शक्ति थी उसका प्रयोग करते हुए क्या है, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद पर सैनिक कार्रवाई करके, अब जम्मू कश्मीर में तो सैनिक कार्रवाई नहीं की थी, बाद में वो वहां का राजा हरि सिंह भी आकर हस्ताक्षर करके गया और कहा कि हम भारत में विलय करना चाहते हैं, वो अलग मुद्दा है, ठीक है, उसको कभी डिबेट कर करेंगे। लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद के खिलाफ क्या है, जूनागढ़ में क्या कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया, उसके बाद यहां को उसको कब्जे में ले लिया। हैदराबाद यहां पर था बच्चों, इस हैदराबाद में क्या है बच्चों, यहां पर इन्होंने सैनिक कार्रवाई करके क्या हैदराबाद को मिलाया। तो यहां क्या कर रहे, देखो संघ सरकार जो है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, वो फोर्सफुली क्या है, जो मिल नहीं रहे हैं उनको भी क्या फोर्सफुली सेना के बल पर क्या है उनको मिला रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, तो ये साथ लेकर संघ बनाना, यहां पर साथ लेकर संघ बना रहे हैं, राज्य को हम मिलाकर संघ बना रहे हैं। यहां पर राज्य खुद आकर मिले थे, यहां संघ सरकार क्या है, राज्य सरकार को मिला रही। तो ये 2 एग्जांपल समझ में आ गई बच्चों। तो देखो साथ आकर संघ बनाना, या देखो 2 या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन करना। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती। मैंने क्या बताया, 13 राज्य जब थे, बाद में 13 राज्य नहीं रहे, 50 हो गए थे। अब जो 50 राज्य, जैसे आज अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका में आज 50 राज्य हैं, 50 राज्यों को समान अधिकार दिए गए हैं, सबको समान अधिकार, सबके पास समान शक्तियां हैं। तो यहां पर देखो सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती। जैसे अच्छा देखो ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका मैंने आपको बता दिया, स्विट्जरलैंड है। यहां पर क्या है, यहां पर जो है राज्य सरकारें आपस में आकर मिली थी, ठीक है। अब देखो साथ लेकर संघ बनाना क्या है, एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्य को गठन करना, और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। हमने क्या किया, हमने राज्यों को मिलाया, लेकिन राज्यों को हमने शक्तियां भी दी। ऐसा नहीं कि मिला ली जबरदस्ती, तुमको कोई शक्तियां नहीं दी, नहीं, हमने उनको बहुत सारी शक्तियां दी। इसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। मैंने क्या कहा था, भारत में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है। बहुत सारी शक्तियां ऐसी है जो केंद्र सरकार के पास है, वो राज्य सरकार को नहीं मिली। जैसे देख लो, भारत है, बेल्जियम है और स्पेन है, ये 3 एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। तो संघवाद के प्रकार की समझ में आ गई बात। अब आगे हम बात करेंगे, इसमें और भी डिफरेंस है। देखो संघ, साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना, इनमें डिफरेंस भी देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब हम साथ आकर संघ बनाने की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत स्वतंत्र राज्य आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका। और इसमें क्या होता है, एक बड़ा देश अपनी शक्ति को घटक राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच विभाजित करने का निर्णय लेता है, उनको पहले खुद मिलाता है और फिर संविधान द्वारा शक्तियां क्या है विभाजित कर दी जाती हैं, ताकि राज्यों को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ क्या है एक दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। तो उनको भी संविधान द्वारा क्या है कुछ शक्तियां दे दी जाती हैं, ठीक है। सभी घटक राज्यों को आमतौर पर समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। मैंने बताया था सभी राज्यों को, सभी घटक या राज्यों को क्या है आमतौर पर समान शक्तियां होती हैं, सभी राज्यों, मैंने बताया था आपको। और राज्यों को कुछ हद तक स्वायत्तता भी प्राप्त होती है, उनको स्वायत्तता भी। इसके तहत केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाती है। मैंने आपको बताया था भारत में क्या है, केंद्र क्या है अधिक शक्तिशाली। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे बच्चों अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और स्विट्जरलैंड है। लेकिन यहां पर क्या भारत है, बेल्जियम है और स्पेन, इसके कुछ उदाहरण। तो संघवाद के जो 2 प्रकार होते हैं, साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना। साथ आकर संघ बनाने का एग्जाम्पल कौन है, तो अमेरिका, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ये सब क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है साथ आकर संघ बनाने। और साथ लेकर संघ बनाने भारत है, बेल्जियम है, स्पेन है। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने, जहां पर केंद्र सरकार ने कि अपने बलबूते पर क्या है राज्यों को एक किया और फिर इसके बाद क्या है उनको कुछ शक्तियां भी दी संविधान द्वारा, और यहां पर केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारत में संघीय व्यवस्था की अब हम बात करेंगे, क्योंकि हम भारत के में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो भारत की संघीय व्यवस्था की हम बात करेंगे।
देखो बच्चों, भारत में जब हम संघीय व्यवस्था की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि भारत एक संघीय देश है, जिसमें यह कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में एक बात बोली गई थी, भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा, घोषित किया गया ये। अब बच्चों इसमें क्या हुआ, मूलतः क्या किया गया बच्चों, 2 स्तर की सरकारें बनाई गई। मैं पीपीटी से पढ़ दे रहा हूं आपको, क्योंकि इसमें वही चीज लिखी जो अभी तक समझा रहा था। भारत एक संघीय देश है, संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। यह किसमें कहा गया बच्चों, तो यह भारत के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 1 में यह बात बोली गई है। ठीक है, ये ठीक। अब इसमें कहा गया कि संविधान में मूलतः 2 स्तरीय शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। संघ सरकार, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, ठीक है, और जो भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करती है, और राज्य सरकारें। ठीक है, तो 2 इस तरीके बनाई गई थी। लेकिन बाद में क्या है, भारत में क्या है, संविधान संशोधन के माध्यम से क्या है, तीसरे स्तर की भी संविधान जो है स्तरीय सरकार भी जोड़ी गई थी, जिसे हम क्या कहा जाता है, जिसे हम स्थानीय स्तर की सरकारें कहते हैं। ठीक है, ये पहली बार बच्चों मैं आपको बता दूं, पहली बार इसको लॉन्च किया था डॉक्टर जवाहरलाल, सॉरी, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने क्या है पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था। कब किया, कब कहां किया था, तो बच्चों ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1959 में क्या है पहली बार स्थानीय स्तर की सरकारें जो है की बात की थी। लेकिन अभी इनको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिए थे 1959 में। कहां पर बच्चों, तो ये राजस्थान का एक जिला है नागौर, वहां से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये बात है। बाद में देखो, संघवाद का तीसरा स्तर पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में जोड़ा गया। तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, इनको क्या है, अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो तीसरे स्तर की सरकार भारत में कब इंट्रोड्यूस की गई बच्चों, तो 1959 में। जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने राजस्थान के नागौर में 1959 में क्या है इंट्रोड्यूस किया। अभी इनको क्या है संवैधानिक अधिकार है, अभी राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया था कि आप लोग जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या है पंचायतों का क्या है गठन करोगे। इसी वजह से क्या है बहुत सारे राज्यों ने जो है पंचायतों का गठन किया ही नहीं, क्योंकि जब आप पंचायतों का गठन करोगे तो आपको क्या होगा, राज्य को क्या है अपनी शक्तियों का बंटवारा पंचायतों के साथ करना होगा। लेकिन राज्य जो है शक्तियों का बंटवारा करना नहीं चाहते। इसीलिए क्या है, जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने 1959 में इसकी घोषणा की कि पंचायती राज व्यवस्थाओं की, और उनकी राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया, तो राज्यों ने जो है गठन ही नहीं किया। बाद में क्या होता है कि जब यह चीज लगने लगी कि स्थानीय स्तर की सरकारों को अगर स्वायत्तता प्रदान करनी है, अगर उनको सुचारू रूप से संचालित करते रहना है, तो उनको क्या है संवैधानिक स्थिति प्रदान करनी होगी। इसीलिए क्या किया गया बच्चों, संविधान संशोधन किया गया, और उनको हम आगे पढ़ेंगे 73वें संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1993। ये 2 संविधान संशोधन किए गए, जिनके माध्यम से ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई, और इसके बाद उनको बहुत सारे अधिकार भी मिल गए। ठीक है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, कैसे शक्तियों का वितरण किया, तो मैंने आपको बताया कि भारत में क्या है केंद्र सरकार और राज्य स्तर की सरकारें हैं। केंद्र सरकार और राज्य स्तर की अलग अलग सरकारें हैं। केंद्र स्तर की सरकारें क्या है, केंद्र लेवल पर पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए संविधान कानून बनाने का काम करती हैं। राज्य की सरकारें जो होती है सिर्फ अपने राज्य के स्तर पर, जैसे यूपी की सरकार है तो वो यूपी के लिए सरकार कानून बनाएगी। दिल्ली की सरकार है तो वो सिर्फ दिल्ली के लिए कानून बनाएगी। हरियाणा की सरकार है तो वो सिर्फ हरियाणा के लिए सरकार करेगी। राज्य स्तर की सरकारें अपने क्षेत्रीय स्तर की सरकार क्या है कानून बनाती है। अब बच्चों ये बंटवारा कैसे किया गया, तो संविधान ने क्या है इनका बंटवारा किया है। ध्यान से सुनते चलना बच्चों, ये सब लिखा हुआ है। संविधान में बच्चों क्या है 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान सुनते चलना। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उनमें से एक अनुसूची का नाम है बच्चों 7वीं अनुसूची। जैसे 1 2 3 4 नंबर होता है, इसी में बच्चों क्या है 7वीं अनुसूची होती है। 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है। और इस 7वीं अनुसूची में बच्चों 3 सूचियां दी गई हैं। 7वीं अनुसूची, इसमें 3 सूची दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी बच्चों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। संघ सूची में लगभग 100 विषय के आसपास हैं, राज्य सूची में लगभग 61 विषय के आसपास हैं, और समवर्ती सूची में भी ऐसे कुछ विषय हैं। अब जो संघ सूची में जो विषय दिए गए बच्चों,
इन पर कानून बनाने का, यानी जो 100 विषय दिए गए, जैसे बच्चों कौन कौन से विषय हैं, जैसे आयकर है, जैसे दूर संचार है, जैसे बैंक है, जैसे डाक है, ठीक है, जैसे बच्चों और क्या है, रक्षा है, विदेश है, ये सब जो मामले हैं, इन सब मामलों पर क्या है, जैसे क्या है बच्चों, करेंसी है, रुपया है, ठीक है, इन सब पर क्या है कानून बना, क्योंकि ये सारी के सारी क्या है, ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, तो इन पर जो कानून बनाने का अधिकार किसका है, सिर्फ केंद्र सरकार का है। यानी संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, संघ सरकार का है, और उसके मामले में जो है राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसी तरीके से राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं, जैसे पुलिस है, शासन, लोक व्यवस्था है, कृषि है, सिंचाई है, इनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसका है, जो राज्य सूची में जो विषय दिए गए इनमें कानून बनाने का अधिकार किसका, राज्य सरकारों को, और राज्य सरकार के इस अधिकार पर क्या है, केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। समवर्ती सूची में बच्चों क्या है, कुछ विषय दिए गए हैं जिन पर दोनों ही सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। यानी बच्चों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों का है। और बच्चों यहां पर एक बात याद रखना कि अगर किसी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कानून बनाए, मान लो शिक्षा है, शिक्षा इसका सबसे महत्वपूर्ण विषय है समवर्ती सूची में, याद रखना, पूछा जाता है शिक्षा निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है, तो आपसे पूछा जाए तो आपको बताना समवर्ती सूची। तो इसमें समवर्ती सूची में एक विषय है शिक्षा। मान लो शिक्षा पर केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया और राज्य सरकार ने भी वैसा ही कानून बना दिया, और दोनों के ही कानून में क्या है, विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के कानून को क्या है, प्राथमिकता दी जाएगी और राज्य सरकार के कानून को खत्म कर दिया जाएगा। मतलब क्या होता है बच्चों, समवर्ती सूची पर दिए गए विषयों पर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानूनों में अगर विवाद की स्थिति पैदा होती है तो केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी जाएगी और राज्य सरकार के कानून को खत्म कर दिया जाएगा। ये बातें याद रखनी, बस ये सारी चीजें हैं और जो चीजें मैं आपको समझाई हैं वही यहां लिखा है। तो आप देख लो, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, कानून बनाने का। ये तीनों सूचियां इस प्रकार है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब यहां देखो संघ सूची, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। मैंने बताया आपको इन मामलों को इस सूची में शामिल किया गया है क्योंकि इसके लिए पूरे देश में एक समान नीति की आवश्यकता है। जैसे मुद्रा है, रुपया, अलग अलग राज्य का अलग अलग रुपया होगा, तो भाई मान लो हम यूपी से हरियाणा गए तो हम वहां अलग करेंसी चलेगी, तो हमारे लिए तो विदेश जैसा हो जाएगा दूसरा राज्य। तो ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है और इनके लिए क्या है, सभी जगह एक समान नीतियां चाहिए होती, तो कौन बनाएगा, केंद्रीय सरकार। एक संघ सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून केवल संघ सरकार ही बना सकती है। पहले इसमें केवल 57 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। मैंने आपको बताया कि वर्तमान में इसमें क्या है, 100 विषय हैं, ठीक है। राज्य सूची बच्चों क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि राज्य सूची में कुछ विषय हैं, जैसे पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, सिंचाई है। इसमें कृषि और सिंचाई के ऊपर पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा सिंचाई निम्नलिखित में से किन विषय का किस सूची का विषय है, तो आपको बताना है राज्य सूची का विषय है। जैसे राज्य और स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं। इस सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून केवल राज्य सरकार ही बना सकती है। मैंने आपको समझा दिया ये। इसमें पहले इसमें केवल 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय शामिल है। मैंने आपको बताया था इसमें 61 विषय, 5 विषय जो यहां से निकालकर कहां डाल दिए गए, तो वो समवर्ती सूची में डाल दिए गए। और समवर्ती सूची इसलिए अब क्या है, बड़ी होती जा रही है। और आपको पता है कि समवर्ती सूची में अधिकार किसको ज्यादा मिला है, केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार अगर कानून बना रही है और राज्य सरकार भी वैसा ही कानून बना रही है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा और राज्य सरकार का कानून क्या है, बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको मैंने क्या कहा कि हमारे भारत में अगर संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई तो उसमें केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है। आप पहला उदाहरण कैसे देख सकते हो, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची के विषयों पर अगर विवाद होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, तो केंद्र सरकार के विषयों को मान्यता दी जाएगी, मतलब कानून को क्या है, मान्यता दी जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, केंद्र शक्तिशाली होगा कि नहीं होगा राज्य से। तो ये बात आपको प्रूफ करते हुए चलूंगा मैं, ठीक है। तो ये बात है, जो इसके 66 विषय थे वो निकालकर कहां डाल देगा, वो समवर्ती सूची में डाल देगा। इसीलिए समवर्ती सूची बड़ी हुई है थोड़ी सी। समवर्ती सूची देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के साझा हित के विषय भी शामिल है, दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। जैसे शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये बार बार पूछा जाता है, वन है, ट्रेड यूनियन है, विवाह है, गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है विवाह पर, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। इसीलिए ठीक है, गोद लेने का अपना अपना अलग अलग उत्तराधिकार का नियम होता है। उत्तराधिकार यानी संपत्ति का जो नियम है, किस तरीके का होगा, लड़कियों को संपत्ति में अधिकार दिया जाए पिता की संपत्ति में कि नहीं, ये सब कानून बनाने का अधिकार किसका, केंद्र और राज्य दोनों का। अब देखो सुनते चलना, सूची में उल्लिखित विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, मैंने बताया।
अब यदि सुनो, यदि उनके कानून एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का कानून क्या होगा, बर्खास्त हो जाएगा। फिर देखो, पहले इसमें केवल 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। क्या मैंने बताया, राज्य के जो 66 विषय थे वो अब जो वर्तमान में 61 बचे हैं, जो ये 5 माइनस हुए हैं, इनको कहां डाल दिया गया, इनको उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसी की वजह से, ठीक है, राज्य सरकार की अपेक्षा जो है केंद्र सरकार थोड़ी ज्यादा मजबूत हो गई है। ठीक है, और आगे डिस्कस करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी शक्ति को विभाजन था वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो 100 विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, सिर्फ केंद्र सरकार का है। कौन कौन के विषय है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे डाक है, संचार विभाग है, विदेश है मामला है, रक्षा मामला है, ठीक है, आयकर का मामला है, ये सब पर कानून बनाने का, मुद्रा का मामला है, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का, पहली बात। दूसरी, राज्य सूची का विषय, जिसमें कुछ विषय क्या है, पुलिस है, शासन व्यवस्था है, सिंचाई है, कृषि व्यवस्था है, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है बच्चों, तो राज्य सरकार का। और इसमें लगभग कितने विषय हैं, तो अभी इसमें लगभग कितने, पहले 66 थे, अब 61 विषय बचे हुए हैं। ठीक है, और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका, सिर्फ राज्य सरकार। समवर्ती सूची क्या है बच्चों, समवर्ती सूची में क्या है, एक ऐसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही सरकार को है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को। ठीक है, और इसमें जो विषय दिए गए हैं, विषय का जो मैं आपको बता दूं, विषय क्या है, जैसे शिक्षा है, ट्रेड यूनियन है, गोद लेना है, शादी से संबंधित है, उत्तराधिकार के नियम है, ये सब जो है इसके विषय आते हैं समवर्ती सूची। और इन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही सरकार को, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार। लेकिन बच्चों क्या होता है, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच अगर संघर्ष होता है तो उस स्थिति में क्या होगा, केंद्र सरकार के कानून को मान्यता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये बात है। तो ये तीनों सूची के विषय में आपको डिस्कस कर दिया, मैंने रिपीट भी कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां बच्चों क्या है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो संविधान में लिखित नहीं है, क्योंकि जब संविधान बनाया जा रहा था तो ऐसा थोड़ी ना पता था कि सब भविष्य में और क्या क्या चीजें होने वाली हैं, भविष्य का पता किसी को नहीं था, संविधान निर्माता को। तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो बच्चों क्या है, जो ना संघ सूची में लिखी हुई है, ना राज्य सूची में लिखी हुई है, ना समवर्ती सूची को में भी लिखी हुई, उनको ही अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए अवशिष्ट शक्तियां क्या है, तो बताना ऐसी शक्तियां जिनका उल्लेख ना तो संघ सूची, ना राज्य सूची और ना समवर्ती सूचियों में है, उनको क्या है, उन शक्तियों को क्या कहा जाता है, अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। अब ये अवशिष्ट शक्तियां किसे दे दी गई, तो बच्चों ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दे दी गई। अब यहां देखो दूसरा एग्जांपल, केंद्र का अधिक शक्तिशाली होना, केंद्र का अधिक शक्तिशाली होने का दूसरा एग्जांपल क्या है, क्योंकि जो बची कुची शक्तियां जो संविधान से इतर हैं वो भी किसे दे दी जा रही, केंद्र को दी जा रही। तो अब केंद्र, हमारे भारत का केंद्र और मजबूत हो गया कि नहीं हो गया। अब ये कौन सी शक्तियां हैं, ये ऐसी शक्तियां हैं जो वर्तमान में डेवलप हो रही, जैसे बच्चों टेक्नोलॉजी है, जैसे बच्चों क्या है, दूर संचार है, जैसे बच्चों क्या है, सॉफ्टवेयर है, ये सब क्या है, ये अब अलग डेवलप हो रही। तो इनके लिए कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया, केंद्र सरकारों को। अवशिष्ट शक्तियां मतलब जो केंद्र सूची, राज्य सूची और राज्य सूची के विषयों में जो विषय नहीं दिए गए, उससे बाहर के जो विषय हैं उनको अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है, और उनका पर विषय, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, अवशिष्ट। ठीक, तो अब देख लो, जिन विषयों का उल्लेख संघ, राज्य, समवर्ती सूची में नहीं है वे संघीय या संघ सरकार के अधिकार में आते हैं और अवशिष्ट शक्तियां कहलाते हैं। मैंने आपको बता दिया, जैसे सॉफ्टवेयर, एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो सॉफ्टवेयर, जैसे अंतरिक्ष, स्पेस, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका, केंद्र सरकार का। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, तो इसको समझना है। ठीक है, कैसे चलती है तो बच्चों समझेंगे थोड़ा सा। संघवाद की सफलता के लिए संवैधानिक प्रावधान आवश्यक नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मतलब यह कह रहा है कि संघवाद की सफलता के लिए जो संवैधानिक पर्याप्त है, जो प्रावधान है वो आवश्यक तो है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा विविधता है भारत में। ठीक है, अब कह रहा है कि भारत में संघवाद की वास्तविक सफलता का श्रेय लोकतंत्र की प्रकृति को दिया जा सकता है। ठीक है, संघवाद को मजबूत करने के लिए केंद्र राज्य संबंधों को निम्नलिखित तरीकों से पुनर्गठित किया गया है। अब पहला, भाषाई राज्य। भाषाई राज्य के बारे में थोड़ा समझते हैं बच्चों, ध्यान सुनते चलना बच्चों मेरी बात को। जब हम भाषाई राज्य की बात करेंगे तो क्या था बच्चों, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में बहुत अलग अलग भाषाएं हैं, 3000 से ज्यादा भाषाएं हमारे भारत में। ठीक है, अब इतनी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं तो बच्चों क्या है, इसको लेकर क्या है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय जो है
जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे या उससे पहले जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो जो क्रांतिकारी लोग थे, जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, वो कह रहे थे कि अगर आप भारत आजाद होता है तो हम भाषा के आधार पर क्या है राज्यों का गठन करेंगे। ये बात बोली गई। 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें भी यही बात बोली गई थी कि जब हम देश आजाद होगा तो हम भाषा के आधार पर क्या है राज्यों का गठन करेंगे। बाद में कई और बैठकों में क्या है इन सब चीजों पर बात होने लगी। लेकिन बच्चों क्या हुआ, जब भारत अंततः आजाद हो गया ठीक है, उसके बाद जब संविधान बना तो संविधान बनते समय क्या है हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करने की बात की। और भी हमने कई फैक्टर जैसे प्रशासनिक और कई फैक्टर को क्या है या कारकों को क्या है आधार बनाकर क्या है राज्यों का गठन किया। अब इन सब चीजों को लेकर जिन स्टेट को जो राज्य जो मांग कर रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर क्या है राज्यों का गठन होना चाहिए, वो क्या है वो मांग करने लगे कि नहीं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो इसके लिए कई समितियां बनाई गई, कई बच्चों क्या है कई जांच कमेटियां बनाई गई, जैसे धर कमेटी, फजल कमेटी है ना, जैसे जेबीपी कमेटी, ये सारी कमेटी बनाई गई जिनका मेन एक ही उद्देश्य होता था कि क्या ये जो डिमांड है, जो ये मांग है राज्यों की कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, कि सही है। तो बहुत सारी समितियों ने क्या है इसका कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बार बच्चों क्या है फजल अली आयोग ने क्या है पहली बार कहा कि हाँ भाषा के आधार पर क्या है राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि सिर्फ भाषा को ही राज्यों गठन का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, और भी कई आधार होने चाहिए। और इसके बाद क्या आप देखोगे कि जब यह कह दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, अब देखो हुआ क्या, जब कहा गया कि नहीं होगा तो उसी समय आंध्र प्रदेश के एक लीडर थे पोट्टी श्री रामुलु आंध्र प्रदेश के एक लीडर थे। बच्चों को क्या है वो आंध्र प्रदेश को या तेलुगु क्षेत्र को क्या है भाषा के आधार पर एक राज्य बनाने गठित करने के लिए क्या है वो अनशन पर बैठ गए। जैसे गांधी जी अनशन बैठ जाते थे, वो गांधी जी के फॉलोवर थे, गांधी वो अनशन पर बैठ गए और देश की सरकार ने जो उनके इस अनशन को ज्यादा लाइटली नहीं लिया। हालांकि सरकार बात कर रही थी लेकिन वो जानती थी अगर हम भाषा के आधार पर राज्य गठन कर देंगे तो अभी अभी हमने भारत को एक किया है और कहीं ऐसा ना हो कि भारत विखंडित हो जाए। ये डर था क्योंकि विविधता थी ना, अलग अलग भाषा के लोग हैं। अब पता चल जाए भाषा के आधार पर राज्य बना दें तो जो देश में हम एकता बनाए रखना चाहते हैं वो बनेगी ही नहीं, टूट जाएगी, विखंडित हो जाएगी। इस डर की वजह से क्या है सरकार ऐसा नहीं करना चाह रही थी। शुरुआत में डर रही थी, लेकिन क्या हुआ कि जब पोट्टी श्री रामुलु जी है 59 दिनों तक अनशन बैठे रहे और 59वें दिन क्या है उनकी 59वें दिन क्या है उनकी डेथ हो गई, 60 दिन के आसपास उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो जो तेलुगु क्षेत्र था वो क्षेत्र जो है वहां पर विद्रोह फैल गया और बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ। उसी बाद विद्रोह के बाद क्या है एक फजल कमेटी बनाई गई और फजल कमेटी ने कहा कि नहीं ठीक है भाषा के आधार पर राज्य गठन किया जा सकता है। और उसने कहा कि भाषा के साथ साथ हम और भी मुद्दों को सांस्कृतिक प्रशासनिक और मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राज्य गठन करेंगे। तो फजल आयोग ने पहली बार यह कह दिया कि ठीक है भाषा के आधार पर क्या है राज्य गठन कर दो। और पहली बार बच्चों के भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बनाने की जो पहला राज्य गठित होने की बात की वो 1953 में बच्चों किसको हैदराबाद को, ठीक है ना, यानी आंध्र प्रदेश हैदराबाद तो राजधानी आंध्र प्रदेश को क्या है पहला भाषाई राज्य बनाया गया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और उसको 1956 में गठित कर दिया गया। इसके बाद क्या है भाषा के आधार पर क्या है राज्यों गठन की मांग तेज हो गई और बहुत सारे राज्यों को क्या है भाषा के आधार पर क्या है गठित किया गया। जैसे गुजरात को देख लो आप, गुजराती लोग वहां पर हैं तो गुजरात, मराठी, महाराष्ट्र ये सब भाषा के आधार पर गठित होने वाले राज्य हैं। शुरुआत में जिस सरकार को लग रहा था कि भाषा के आधार पर अगर हम राज्यों का गठन कर देंगे तो जो हमने जो देश को एक किया है, जो बिखरे हुए देश को हमने एक किया, कहीं ऐसा ना हो कि बिखर जाए भाषा के आधार पर राज्यों गठित होने से। लेकिन सरकार की इस सोच के विपरीत चीजें निकली, परिस्थितियां अलग निकली और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से क्या हुई बल्कि राज्य टूटा नहीं और ज्यादा मजबूत हो गया। यह मुद्दा समझ में आ गया, यही मुद्दा है, सारा चीजें लिखा हुआ है, यही चीजें मैं पढ़ा दे रहा हूं अभी, ठीक है आपको। तो अब आ जाओ भाषाई राज्य की बच्चों। देखो भाषा के आधार पर प्रांतों गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी क्योंकि बहुत सारे राज्य बात कर रहे थे। नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। जैसे कई राज्य थे, का राज्य के समूह, खा राज्य के समूह, ये पढ़ते हैं हम लोग। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। मैंने बताया कि इससे डर था उनको कि टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, परंतु टाला कैसे, तो जो कमेटियां बना के धर कमेटी, जेबीपी कमेटी, इन कमेटियों के माध्यम से क्या है ये कहा गया कि बात करेंगे, ठीक है, को टाला गया। परंतु अनुभव बताता है कि देश ज्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ, मैंने बताया। लेकिन बाद में क्या है जो बना दिया गया तो इससे विखंडन नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हुआ।
प्रशासन भी पहले की अपेक्षा सुविधाजनक हुआ है। तो यह भाषाई राज का मुद्दा क्या था मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, जो चीजें मैं समझाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। भाषा नीति बच्चों, अब मुद्दा यह भी था कि भारत में कई भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन अब शासन जो भाई कानून बनाने हैं या देश में का संचालन करना है, तो वो या प्रशासनिक कामकाजों में, प्रशासनिक जो कामकाज है उनमें किन भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जो प्रशासनिक कामकाज है, जैसे न्यायालय में किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए, विधायक जो विधेयक बनते हैं उनमें किन भाषाओं का काम, यानी प्रशासनिक कामकाजों में किन भाषा का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए, इसको लेकर भी क्या है एक अलग मुद्दा बना। क्योंकि बच्चों क्या था, भारत में बहुत अलग अलग भाषाएं बोली जा रही थी। शुरुआत में यह कहा गया कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए, लेकिन बच्चों क्या है, जो दक्षिण भारत के राज्य थे वो विरोध कर रहे थे कि नहीं, हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया जाए, क्योंकि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता तो जितने भी भारत के जो भी प्रशासनिक कामकाज हैं वो हिंदी भाषा में होते। तो और ये वाजिब था, तमिलनाडु का ये तेलुगु लोगों का ये विरोध जो है वाजिब भी था, क्योंकि भाई वो लोग हिंदी नहीं समझते, और जब हिंदी नहीं समझते तो आप हिंदी उन पर थोपोगे तो कैसे मान जाएंगे। और ये यही भी है, क्योंकि भारत में भाषा के आधार पर बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी है, तो उसको भी तो ध्यान रखना होगा ना, क्योंकि भारत विविधता में एकता वाला एक देश है। तो हमको जब कोई भी कानून या कोई भी नीतियां बनानी होगी तो उस विविधता को ध्यान में रखना होगा, और भाषा नीति पर भी यह ध्यान रखना होगा। तो इसी को लेकर क्या है, जब संविधान में बहुत ज्यादा विवाद चलने लगा कि किस भाषा को ध्यान रखा जाए, तो तेलुगु भाषा जो साउथ इंडिया के, जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे, उनका मानना था कि इंग्लिश को क्या है, इंग्लिश को भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि वो इंग्लिश समझते थे। ठीक है, और उत्तर भारत के लोग कह रहे थे कि नहीं, हिंदी को प्रमोट किया जाए। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या किया गया, शुरुआत में क्या किया गया बच्चों, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कह दिया गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही मान्यता दी गई, मतलब राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं दी गई। कहा गया कि जो प्रशासनिक कामकाज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में किए जाएंगे। और ऐसा भी कहा गया कि 1965 तक जो है इंग्लिश को क्या है एक वैकल्पिक भाषा के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाएगा, और जो भी राज्य हैं जो इंग्लिश भाषा में अपना प्रशासनिक कामकाज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। 1965 तक ये बात बोली गई, लेकिन उसके बाद क्या है, ये लगातार ये आज तक बनी हुई है। अभी तक हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही क्या है कामकाज, प्रशासनिक कामकाज की भाषा बनाएगी, अभी तक उसको इंग्लिश को नहीं हटाया गया। और अभी भी विवाद ये चल रहा है कि भारत में जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा का मुद्दा दे दिया जाए, तो नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि बच्चों अगर राष्ट्रभाषा का मुद्दा अगर आप दे दोगे तो जो संथाली बोलने वाले हैं उनका क्या होगा, जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं उनका क्या होगा, जो मलयालम बोलने वाले लोग हैं उनका क्या होगा, जो मराठी बोलने वाले लोग उनका क्या होगा, जो गुजराती है उनका क्या होगा। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है, तो आपको सभी को संरक्षित करना होगा। इसीलिए हमारे संविधान की बच्चों 8वीं अनुसूची, आप ध्यान सुनना, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है। अब सभी भाषाओं को संरक्षित करने के लिए हमने क्या किया, हमने अपने संविधान की जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची 8वीं इसमें क्या किया, हमने 22 भाषाओं को क्या है, 22 भाषाओं को क्या है हमने राजभाषा का दर्जा दिया गया। 22 भाषाओं को जो है हमने संवैधानिक मान्यता दे दी, जिनको ये कहा गया कि जो इन भाषाओं को अब ये 22 भाषाओं को मान्यता देने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई भी प्रशासनिक कामकाज है तो आप इन भाषाओं में कर सकते हो। दूसरा बात यह है कि अगर कोई भी सरकारी नौकरी निकलती, कोई भी सरकारी परिपत्र निकलता है, तो क्या है, कोई भी बच्चा क्या है इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को आधार बनाकर क्या है कोई भी एग्जाम दे सकता है। जैसे यूपीएससी है, तो यूपीएससी का एग्जाम क्या है, आप इन 22 भाषाओं में कोई भी भाषा बोलते हो तो आप इन भाषाओं के आधार पर क्या है आप एग्जाम लिख सकते हो। गुजराती लोग अपनी गुजराती भाषा में एग्जाम लिखते हैं, मराठी अपनी मराठी भाषा में लिखते हैं, क्योंकि ये भाषाएं जो हैं संविधान में दर्ज कर दी गई है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है ये चीज। तो आप ध्यान से अब हम इसको पढ़ लेते हैं, भाषा नीति समझ में आ गई, भाषा नीति। ठीक है, तो भारतीय संघ के लिए दूसरी परीक्षा भाषा नीति है। हमारे संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि हिंदी की मांग उठ रही थी, लेकिन हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। अब देखो, हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है कि कामकाज कर सकते हो, लेकिन हिंदी केवल 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए। क्या उपाय किया गया, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है, उनको मान्यता दी गई। ठीक है, हिंदी के अलावा देखो अन्य 21 हिंदी के अलावा, यानी हिंदी को जोड़ दिया तो कितनी हो गई, 22 भाषाएं। आपसे पूछा जाता है कि 22 भाषाएं। ठीक है, अन्य भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूची 8 में भाषा के रूप में क्या है मान्यता दी गई। ठीक है, अनुसूचित भाषा के रूप में क्या है मान्यता दी गई। ये किसमें है, तो संविधान के 8वीं अनुसूची में ये बात बोली गई है। ठीक है,
केंद्र सरकार के, देखो यहां क्या मैंने बताया कि जो भी परीक्षाएं केंद्र सरकार के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थी इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा देने का विकल्प चुन सकता है। यही बात तो मैंने बोली, मैंने कहा कि केंद्र सरकार की कोई भी वैकेंसी है, आप इन 22 भाषाओं को आधार बनाकर वहां पर एग्जाम दे सकते हो। राज्यों की भी अपनी आधिकारिक भाषाएं होती हैं। जैसे बच्चों मराठी है तो महाराष्ट्र के जो प्रशासनिक कामकाज है वो अपनी मराठी भाषा में कर सकते हैं, गुजराती अपनी गुजराती भाषा में कर सकते हैं, नेपाली लोग जो है अपनी नेपाली भाषा में कर सकते हैं। तो ये चीज है, अधिकांश सरकारी काम संबंधित राज्य की आधिकारिक भाषा में ही होता है। ठीक है, जैसे राजस्थान है, यूपी है, बिहार, इन सब में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। संविधान के अनुसार आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना था। मैंने बताया था ना 1965 संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में ये बात बोली गई कि 15 वर्ष के लिए क्या है हम हिंदी को इंग्लिश को जारी रखते हैं, बाद में क्या है धीरे धीरे हम इंग्लिश को हटा देंगे। लेकिन जैसे ही जब 1960 के बाद, जैसे ही 1960-62 के पास का समय आया, 1965 आने वाला था, तो दक्षिण भारत के राज्यों में क्या है विद्रोह हो गया। अब ये विद्रोह क्या है ऐसा ना हो जाए, इसी को लेकर फिर से इसको मान्यता दे दी गई और 1965 से लेकर आज तक ये बना हुआ है। लेकिन कई गैर हिंदी भाषी राज्यों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। कौन से गैर भाषी? तो साउथ वाले, ठीक है, दक्षिण भारत के। हिंदी का प्रचार प्रसार भारत सरकार की आधिकारिक नीति बनी हुई है। प्रचार प्रसार का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर हिंदी थोप सकती है जहां लोग दूसरी भाषा बोल सकते हैं, थोप नहीं सकते हैं। ठीक है, भारतीय राजनीतिक नेताओं द्वारा दिखाए गए लचीलेपन के कारण हमारे देश को उस स्थिति से बचने में मदद मिली जिसमें श्रीलंका आज है। श्रीलंका ने क्या किया था, वहां पे सिन्हाला लोग ज्यादा भाषा बोलते थे, 74% लोग सिन्हाली लैंग्वेज भाषा बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया, सिन्हाली भाषा को क्या है राष्ट्रीय भाषा, आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया। उसके बाद आप देखो 1956 से लेकर क्या है 2009 तक लगातार उनके क्या है गृह युद्ध चलता रहा। तो ये चीज है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध। थोड़ा समय पानी पी लो बच्चों। इसको पढ़ो थोड़ा सा, मैं इसको समझाता हूं केंद्र राज्य संबंध को। अब ध्यान सुनो, अब ये टॉपिक समझेंगे, बहुत आसान है, मेरी बातों को सुनोगे ना सारी चीजें याद हो जाएंगी। केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करते हैं बच्चों। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, पहली चुनाव हुआ 1952 में। 1952 में जब चुनाव हुआ तो बच्चों क्या हुआ, यहां पर कांग्रेस जो पार्टी थी बहुमत में थी, इस समय इसको बहुत सीटें मिली, यानी पूर्ण बहुमत में रहती थी। अब बच्चों क्या होता है, जब भी कभी कोई भी किसी भी देश में कोई भी पार्टी केंद्र स्तर पर बहुमत में होती है, जिसको किसी दूसरे पार्टी की सहारा की जरूरत नहीं होती, उस समय क्या होता है बच्चों, संघवाद थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि केंद्र जो है अपनी मनमानी के साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारत जो है एक ऐसा संघातक व्यवस्था वाला देश है जहां पर केंद्र को अधिक शक्तियां देगी, तो वो अपनी बहुत सारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य को कमजोर कर सकता था। तो 1952 से लेकर बच्चों क्या है 1989 तक, ध्यान सुनना, 1952 से लेकर 1989 तक यहां पर क्या है, केंद्र में क्या है एक बहुमत की सरकार थी, यानी एक पार्टी की सरकार थी। वो भी ज्यादातर किसकी रहती थी, ज्यादातर कांग्रेस की, बीच में एक बदली है एक दो बार, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रहती थी। अब ये बहुमत की सरकार जब होती है तो बच्चों यहां पर क्या होता है, राज्य जो होते हैं कमजोर रहते हैं। कमजोर ऐसे रहते हैं क्योंकि केंद्र के द्वारा राज्यपाल राज्यों पर नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल के माध्यम से क्या है केंद्र जो है राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप करता रहता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 1989 तक जो है राज्य जो है आपको कमजोर मिलेंगे। लेकिन 1989 के बाद आप देखोगे कि केंद्र सरकार में क्या है बहुमत की सरकार खत्म होती है और यहां से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है। अब गठबंधन राजनीति में क्या होता है, किसी केंद्र में किसी एक पार्टी की सरकार ना होकर कई क्षेत्रीय पार्टी मिलकर क्या है केंद्र में सरकार बना लेती है। जैसे बाद में क्या होता है, आप 1989 के बाद आप देखोगे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बीच में एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। लेकिन बच्चों क्या आप देखोगे, ठीक है, आप देखोगे क्या है कि यहां पर देखोगे क्या है कि यहां पर जो भी पार्टी जो भी केंद्र में सरकार बना रही वो अपने दम पर सरकार ना बनाकर क्या है कई छोटी छोटी क्षेत्रीय राज्य जो क्षेत्रीय पार्टियां उनसे मिलकर क्या है सरकार बना रही। तो कई पार्टियों से मिलकर जब सरकार बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको गठबंधन की सरकार बोलते हैं। ठीक है, ये पर पार्टी क्या है 1989 से शुरू हो गई भारत में और यहां से क्या हो गया, आप देखोगे कि राज्य जो है मजबूत होना शुरू किया। क्यों? क्योंकि देखो अगर केंद्र सरकार के
में सरकार बनाने में क्या है, राज्यों की भागीदारी होगी, तो राज्य अपने सरकार अपने राज्य क्या है, अपने अधिकारों के लिए क्या है, केंद्र से मांग कर सकते हैं। तो केंद्र क्या है, यहां पर क्या है, झुक कर थोड़ा चलेगा, थोड़ा झुका हुआ चलेगा। तो ये सारी चीजें वहां से शुरू हो गई। तो 1990 से आप देखोगे कि हमारे यहां का गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई और यहीं से राज्य जो है या संघवाद जो है भारत में मजबूत होता दिखाई देता है। 2014 तक जो है भारत में आपको देखो क्या है, 1989 से लेकर, ध्यान सुनो, 1890 से लेकर 2014 तक भारत में आपको संघवाद मजबूत दिखेगा। लेकिन 2014 में जब जैसे ही एनडीए की सरकार बनती है, यानी बच्चों क्या है, पीएम मोदी जी बनते हैं, है ना, या किसकी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। अब यहां पर ये क्या है, ये बहुमत की सरकार है। अब यहां पर भी क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे फिर से क्या है, संघवाद कमजोर होने लगता है, जो राज्यों की जो आवाज है वो दबने लगती है। जब भी कभी किसी भी देश में बहुमत की सरकार होगी, वहां पर क्या होगा बच्चों, संघवाद कमजोर होने लगता है, क्योंकि वहां केंद्र मनमानी करने लगता है। यही पर पार्टी थी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मैं इसको पढ़ दे रहा हूं अब। देखो, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्गठन एक और तरीका है जिसमें व्यवहार में संघवाद को मजबूत किया गया है। जैसे 1990 में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ। मैंने बताया कि उससे पहले बहुत कम पार्टियां थी, लेकिन 1990 में कई क्षेत्रीय पार्टियां आई जिन्होंने क्या है, केंद्र में मिलकर सरकार बनाई। अब देखो, यहां केंद्र में गठबंधन सरकार के युग की शुरुआत भी थी, ठीक है। मैंने बताया चूंकि लोकसभा में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, किसी एक पार्टी को, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने कई दलों के साथ गठबंधन किया था, कई दलों के साथ मिलकर गठबंधन किया, ठीक है। इससे सत्ता के बंटवारे की एक नई संस्कृति और राज्य सरकार की सत्ता के प्रति सम्मान पैदा हुआ। उससे पहले राज्यों को कोई सम्मान ही नहीं दिया जाता। जैसे इंदिरा गांधी देखो, 1975 में उन्होंने क्या करा दिया, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करवा दिया राज्यों के सारी, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राज्य क्या है, निर्बल हो जाते हैं, राज्यों से शक्तियां छीन ली जाती हैं। अब यह किया गया क्योंकि वहां पर केंद्र में कौन थे, लोकसभा में कौन थे, तो कांग्रेस की सरकार थी, वो बहुमत में थी, तो वो मनमानी करती थी। लेकिन जब गठबंधन की राजनीति आती है तो उसमें क्या होता है, राज्य की जो है, राज्य का सम्मान बढ़ता है। राज्य, क्योंकि केंद्र में राज्य का हस्तक्षेप हो रहा, अगर राज्य ने अपना, अगर क्षेत्रीय पार्टी ने अपना अगर सहमति अगर वापस ले ली तो उनकी सरकार गिरने का डर रहता है। इस डर से क्या है, वो लोग क्या करते हैं, सरकार का क्या है बच्चों, अगर आप देखोगे तो क्षेत्रीय पार्टी को सम्मान करते हैं। जैसे आज आप देखो तो चंद्रबाबू नायडू जी हैं और नीतीश जी हैं, बिहार के नीतीश जी और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। अब यहां पर क्या है, जो एनडीए, जो या आम जनता पार्टी ने इनसे मिलकर क्या है, सरकार बनाई। अब आम जनता पार्टी को हमेशा ही डर बना रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी बात को लेकर नीतीश बाबू जी हमसे गुस्सा हो जाएं या चंद्रबाबू जी नायडू जी हमसे गुस्सा हो जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि अपना जो विश्वास है या जो सहमति वो हमसे वापस ले लें, और कहीं अगर इन्होंने वापस ले लिया तो हमारी तो सरकार गिर जाएगी। तो यहां सरकार को क्या है, केंद्र सरकार अब मनमानी नहीं कर पाई, यहां डर बना रहेगा, उनके मन में डर बना रहेगा। तो वो सरकार क्या है, राज्य का अब जैसे केंद्र, बिहार का और आंध्र प्रदेश का बड़ा विशेष ध्यान रखा जा रहा है इस समय। क्यों ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि अगर ये गुस्सा होगा, ये इसके नेता अगर किसी बात को लेकर गुस्सा होगा तो क्या होगा, ये अपनी सहमति वापस ले लेंगे। अब यहां क्या है, राज्य का सम्मान बढ़ रहा है, स्वायत्तता बढ़ेगी। अब यहां पर राज्य डिमांड करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, संघवाद मजबूत होता है। क्लियर है। तुलना में आज संघीय सत्ता का बंटवारा अधिक प्रभावी है, ठीक है। देखो, इस प्रकार संविधान लागू होने के बाद के शुरुआती वर्षों की तुलना में आज संघीय सत्ता का बंटवारा अधिक प्रभावी है। मैंने क्या बताया, अधिक वर्तमान में देखोगे अधिक है। अब देखो, अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा, अरे ये तो दोबारा आ गया, हाँ ये ठीक है, वो दोबारा रिपीट हो गया। अब हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनता है। विकेंद्रीकरण में क्या हुआ बच्चों, तो हमारे यहां पहले शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारा संविधान 26 जनवरी, ठीक है, ध्यान सुनते चलना बच्चों, 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत में 2 स्तरीय सरकारें होती थी, केंद्र सरकार, ठीक है, और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती थी, ठीक है, और नीचे इसके राज्य सरकार ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, राज्य सरकार। अब बच्चे ये जो सरकारें थी यही काम कर रही थी अपने तरीके से। इससे हो ये रहा था कि बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि देश की जो बड़ी आबादी थी वो गांव में निवास करती थी,
जैसे अगर हम बात करें बच्चों, जब हमारा भारत आजाद हुआ था उस समय, भारत में आजादी के समय बच्चों लगभग देश की 83% जो आबादी है ना वो गांव में निवास करती थी। मात्र 17% आबादी जो है वो शहरों में रहती थी। आप सोचो नगरों में। अब ये 83% जो आबादी है, इनका एक बड़ा योगदान ही नहीं था केंद्र की सरकार में या राज्य की स्तर की सरकारों में। इनका अपना कोई योगदान नहीं रहता था, ज्यादा योगदान नहीं रहता था। अब और जब तक देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब तक वहां के लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी नहीं होगी, तब तक वो देश, वो लोकतांत्रिक देश मजबूत नहीं होगा। तो देश को, एक लोकतांत्रिक देश को मजबूत बनाना है, मजबूत लोकतांत्रिक देश बनाना है, तो उसमें अब वो उस देश के नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना होगा। अब हमारे देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी जो है गांव में बस रही थी, तो अब उनको कानून व्यवस्था, उनको न्याय या उनको प्रशासन में जोड़ने के लिए क्या है, उनको उस स्तर तक सरकार को सोचना था। उनको क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था में क्या है, उनको चुनाव में या लोकतंत्र से उनको जोड़ना था। ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोकतंत्र से बिल्कुल अलग ही हो जाए। इसलिए क्या किया गया बच्चों, केंद्र और राज्य स्तर की बात क्या है, एक ऐसी सरकार बनाई जो क्षेत्रीय स्तर पर, जो लोकल लेवल पर, जो स्थानीय स्तर पर क्या है, जहां पर क्या है लोग भागीदारी कर सके। जैसे आप देखो, आज गांव में प्रधानी का चुनाव होता है तो बहुत लोग बहुत उत्साह के साथ क्या है प्रधानी के चुनाव में क्या है भाग लेते हैं। अब बच्चों क्या है, हमारे भारत में अगर हम बात करें तो जो चुनाव होता है उसको हमारे भारत में सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, उसको एक त्योहार की तरह लोग मनाते हैं। तो चुनाव, अब सोचो गांव में भी लोग क्या है इतनी धूमधाम से, ऐसा कैसे हो पा रहा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जब क्या है लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो यही प्रयास था। इसीलिए क्या है विकेंद्रीकरण, क्योंकि देश में 83% लोग जो हैं वो देश की भागीदारी में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, कोई भाग ही नहीं ले रहे। तो अब उनको जोड़ना है तो क्या करना पड़ा बच्चों, देश में स्थानीयकरण या स्थानीय सरकारों को क्या है इंट्रोड्यूस किया गया। तो फिर क्या हुआ कि शुरुआत में लोग नहीं जुड़े, तो फिर क्या हुआ, जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया 1959 में क्या है ये राज्यों से ये बात बोली कि भाई देखो आप लोग क्या है स्थानीय सरकारों का गठन करोगे, लेकिन ये आपकी इच्छा पर है कि आप कब करोगे, कब गठित करोगे, ये आपकी इच्छा पर है। 1959 में इन्होंने पहली बार ऐसा बोला और इनको किसी भी तरीके की कोई शक्ति नहीं दी। तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत ऐसे आपको देखने को मिलेगी। विकेंद्रीकरण में क्या होता है, जब सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से छीन कर क्या है स्थानीय स्तर की सरकारों को दे दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं विकेंद्रीकरण। ध्यान सुनो, जब सत्ता या शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से छीन कर क्या है स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है विकेंद्रीकरण कहा जाता है। और 1961 में यही करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अभी भी प्रयास ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। कुछ राज्यों ने ये बात कही थी कि हम बना लिया, कुछ ने नहीं बनाया, उनको मनमानी करते रहे, क्योंकि कोई संवैधानिक बात नहीं की गई थी। लेकिन 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जब ग्राम पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, तब राज्य सरकारों के लिए क्या है एक बाध्यकारी वो बात बन गई कि उनको अब हर 5 सालों में क्या है ग्राम पंचायत का चुनाव कराना ही होगा, उनको कुछ शक्तियां प्रोवाइड करनी होंगी। अब इससे क्या हो गया, राज्य की जो शक्ति है वो छीनकर किसके पास चली गई, स्थानीय स्तर की सरकार के पास चली गई। ठीक है बच्चों, तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया जब केंद्र और राज्य सरकार से सत्ता छीनकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। इसका पहला प्रयास 1959 में किया गया, लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके बाद 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और यहां से क्या है आप देखोगे देश में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है। लेकिन फिर भी आज बच्चों भारत में बहुत सारी विकेंद्रीकरण की कमियां हैं। इन स्थानीय सरकारों को क्या है के पास संसाधन नहीं होता, इनके पास रेवेन्यू का कोई माध्यम नहीं है, यानी राजस्व का कोई माध्यम नहीं है बड़ा। इसी वजह से आज इनकी माली जो हालत जो है बहुत खस्ता है। ठीक है, तो ये है। अब भारत में विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। देखो, संघीय सत्ता बंटवारे के लिए सरकार के एक और स्तर की आवश्यकता थी और इसीलिए सरकारी शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। मैंने आपको बताया क्योंकि लोकतांत्रिक देश में इनको जोड़ना था। केंद्रीकरण इसलिए किया गया ताकि बड़ी संख्या में समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर किया जा सके। अब आप बचाओ बच्चों, जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे आप मान लो आपको कोई समस्या, गांव में कोई बच्चा रह रहा है, उसको मान लो अपने गांव में सड़क बनवानी है। अब उसको वो किससे बात करने जाए, वो सीधे विधानसभा में जाके मुख्यमंत्री आवास में जाके बात करे। अब ये उसके लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब उसके लिए क्या है, अब अगर कोई डिस्कस करना है, कोई बात करनी है, कोई समस्या है, वो किसके पास जाए, गांव का व्यक्ति। लेकिन मान लो गांव में है प्रधान है जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब मान लो प्रधान वो बगल के गांव का है, तो बंदा कभी भी साइकिल से आके जाएगा, प्रधान से मिल लेगा जाके।
कि प्रधान से कह देगा कि प्रधान जी हमारे यहाँ ये समस्या है, सड़क में थोड़ा पानी भर जा रहा है, आप देख लीजिए, इसको सही करा दीजिए। अब प्रधान से सहज जाकर मिलेगा। दूसरी चीज, कभी कभी ये भी होता कि प्रधान मान लो उनके गांव का है, तो गांव में क्या होता है, सब रिश्तेदार होते, कोई फुप्पा, कोई चाचा, कोई दादा, ऐसे होते हैं। अब मान लो कोई है तो सुबह जा रहा टहलते टहलते, तो जाके प्रधान घर ही मिल लिया, प्रधान से कह दे कि प्रधान जी नाली की थोड़ी समस्या है, नाली बनवा दीजिए, पानी नहीं जा रहा है। अब वो आराम से सहज भाव में कह देगा, क्यों? कि गांव का ही व्यक्ति है प्रधान। तो ऐसे क्या हुआ, लोग उससे जुड़ गए। और बच्चे देखो, अब प्रधान, आप सोचो राज्य का कोई विधानसभा में बैठने वाला कोई व्यक्ति डेली थोड़ी ना किसी गांव में जाएगा, घूमने जाएगा, उसे पता ही नहीं क्या समस्या है। लेकिन स्थानीय लोकल का ग्राम प्रधान को तो समस्या पता है ना। क्यों? क्योंकि मान लो वहां सुबह उठा, सुबह सोच करने जा रहा है, तो वो अपने गांव से घूमते हुए जा रहा है, उसने देखा कि गांव में यहां नाली नहीं है, यहां सड़क नहीं बनी है, यहां ये समस्या, ये समस्या। अब उस प्रधान को अपने स्थानीय स्तर पर क्या है, चीजों की समस्या को ज्यादा समझ, क्यों? क्योंकि वो उनके बीच में रह रहा है। अब जब समस्याओं पर ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो वो लोकतांत्रिक तरीका है, इसीलिए किया गया। ठीक है। और कभी कभी तो देखो, गांव का प्रधान जो किसी का मान लो भतीजा है और कोई चाचा है, तो चाचा गरियाक कहते हैं कि सरो तुम क्या करते रहते हो, नेतागिरी करते हो, तो सड़क नहीं बनवाया अभी तक, काहे के नेता हो तुम, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन क्या किसी मुख्यमंत्री को कोई ऐसा बोल सकता है क्या, या विधानसभा में बैठने वाले किसी नेता कोई ऐसा बोल सकता है? तो नहीं बोल पाते लोग। लेकिन गांव में किसी कोई भी गरिया देता प्रधान को, क्यों? क्योंकि प्रधान मोहल्ले का है, गांव का है, चाचा लगते हैं, कोई भतीजा लगता है किसी का, वो ये चीज है। तो लोग अपने को जोड़ पाते हैं उससे। ठीक है। अब देखो मैंने बताया था 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। क्यों? क्योंकि बच्चों जरूरत थी उनको संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की, क्योंकि इनको संविधान में कोई दर्जा नहीं दिया गया, ऐसे बोल दिया गया था कि आप गठित कर लो, और जब तक संविधान में दर्जा ना दिया जाए तब तक कौन मानता है? ठीक है ना। 1992 विकेंद्रीकरण के प्रमुख प्रावधान क्या क्या प्रावधान थे? अब 1992 समझ लो, 1992 में दो संशोधन हुए थे। 173वां संविधान संशोधन, दो संशोधन हुए थे। देखो ध्यान सुनना मेरी बात को। अब जब हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो विकेंद्रीकरण दो स्तर की सरकारों की बात कर रहा है। ठीक है। तो स्थानीय सरकार है, तो ध्यान सुनना मेरी बात को। स्थानीय सरकार है, जब स्थानीय सरकार की जब हम बात करते हैं तो यहां पर दो सरकारें होती हैं। देखो स्थान में, लोकल लेवल में क्या है, गांव होते हैं, और बच्चों क्या होते हैं, शहर, नगर होते हैं। गांव के साथ क्या होते हैं बच्चों, नगर या शहर कह लो, नगर या शहर कह लो, नगर होते हैं। ठीक है। अब यहां गांव में क्या है बच्चों, तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत। और शहर में क्या है बच्चों, नगर पालिका है, नगर पालिका। ठीक है। तो ये अलग अलग है। नगर में स्थानीय स्तर पर सरकार क्या होती है, नगर पालिका कहा जाता है, और गांव में ग्राम पंचायत। अब बच्चों ये ग्राम पंचायत होती है ना, इसका गठन किसके तहत किया जाता है, तो इसके लिए बच्चों क्या किया गया, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन किया गया बच्चों। और कब किया गया ये 1992 ग्राम पंचायत के लिए। नगर पालिका के लिए क्या किया गया बच्चों, तो इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया, यानी संविधान में जोड़ा गया इसको, संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। और यह भी कब किया गया, तो यह भी 1992 में ही किया गया। तो 74वां संविधान संशोधन 1992। और इस तरीके से आप देखोगे कि ग्राम स्तर पर क्या है, ग्राम पंचायत, और शहर स्तर पर नगर पालिका को क्या है, एक संवैधानिक प्रावधान कर दिया गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है क्या, नगर पालिका, शहर के लिए। तो ये बात है विकेंद्रीकरण की बात आ गई। ये प्रमुख प्रावधान क्या थे? अब बच्चों जब 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जब ये प्रावधान कर दिया गया, तो उनको कुछ शक्तियां मिल गई, उनको कुछ अधिकार दे दिए गए जो पहले नहीं मिले थे। 1992 से पहले उनको वो अधिकार नहीं मिले थे। क्या क्या हो गया बच्चों, तो पहली बात तो यह कह दिया गया कि जो नगर पालिका है या ग्राम पंचायत है, इनका चुनाव जो है, उनको चुनाव नियत अवधि में कराना होगा, यानी हर 5 सालों में राज्य सरकारों को जो है ग्राम पंचायतों और नगर पालिका को क्या है, चुनाव कराना होगा। ये इनका संवैधानिक स्थिति वहां प्रदान कर दी गई। ठीक है। तो देखो स्थानीय सरकारी निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। हर 5 साल में चुनाव कराना अनिवार्य है। 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है। इसके बाद जैसे ही 5 साल पूरे होने से पहले 6 महीने पहले ही चुनाव कराना शुरू कर दिया जाता है, और 6 महीने के अंदर चुनाव कराकर क्या है, जो लास्ट की जो ग्राम पंचायत को भंग करके नई ग्राम पंचायत को
गठित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है बच्चों, आप देखोगे कि हर 5 सालों में क्या है, हर 5 सालों में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन होगा। और देखो क्या है, इन संस्थाओं के निर्वाचित निकायों और कार्यकारी प्रमुखों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित हैं। अब एक बात यहां समझना है, ये जो अन्य कुछ सीटें हैं ग्राम पंचायतों में, जैसे ये एससी है, ठीक है, और ये एसटी, ये जनजातियां हैं, और ये एसटी, इनके लिए क्या है, और ये ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास को बोलते हैं ओबीसी, इनके लिए क्या किया गया है, जो ग्राम पंचायतों में जो चुनाव होगा उनमें क्या है, कुछ सीटें क्या है, आरक्षित कर दी गई। अब एक बात याद रखना है, ये एससी और एसटी, ये संवैधानिक प्रावधान किया गया कि एससी और एसटी के लिए क्या है, सीटें आरक्षित की जाएंगी ही की जाएंगी, ये बोला गया। लेकिन ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए क्या है, सीटें आरक्षित करना, ये राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया। कहा गया है कि राज्य अपनी इच्छा अनुसार क्या है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए सीटें आरक्षित करेगा। लेकिन एससी और एसटी के लिए संविधान में बोला गया कि आपको करना ही करना है, लेकिन ये किसकी इच्छा पे छोड़ दिया गया, राज्य सरकार के ऊपर। ये ध्यान रखना है, लोग ऐसा नहीं बताते हैं, लोग समझा के चले जाते हैं कि सब बस दे दिया, नहीं, संवैधानिक प्रावधान सिर्फ एससी और एसटी के लिए है, लेकिन राज्य ओबीसी के लिए क्या है, आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन ये राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। लेकिन यह एससी और एसटी के लिए राज्य की इच्छा पर नहीं छोड़ा गया है, वो कहा गया कि आपको गठित करना ही होगा। और ये जो आरक्षण दिया जाता है सीटों का, ये रोटेशन, चक्रण आधार पर दिया जाता है। मान लो जैसे किसी साल ग्राम पंचायत की किसी, मान लो फुलेरा एक गांव है, फुलेरा गांव में क्या है, एक साल क्या होगा, मान लो कोई प्रत्याशी खड़ा होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई क्या कहते हैं सीट, कोई है ना, ठीक है, तो उस पर खड़ा हो प्रत्याशी, तो मान लो क्या है, उस क्षेत्र को फुलेरा गांव के लिए क्या है, जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। अब वहां पर उस साल आरक्षित सिर्फ अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है। वोट सभी कर सकते हैं, वोट सभी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी कौन होगा, वो सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जिसके लिए आरक्षित की जाएगी उसके लिए खड़े। लेकिन अगले साल वो जो फुलेरा गांव की जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं होगी, वो अब अगले बार क्या है, किसी और के लिए होगी। मतलब चक्रण, हर साल ऐसा नहीं कि हर साल उसी फुलेरा गांव को अनुसूचित जाति की सीट घोषित कर दिया जाएगा, तो नहीं, चक्रण आधार रहता है, चक्रण मतलब रोटेट करती रहेगी, ठीक है, ये बात। सभी पदों में कम से कम 1/3 पद, ये पूछा जाता है, 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों में या स्थानीय स्तर की सरकारों में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई, तो 1/3 सीटें। अब एक बात यहां रखना है, 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब इसमें भी देखो, जो 1/3 पद है ना महिलाओं के लिए आरक्षित है, इसमें से 1/3 पद क्या है, एससी और एसटी की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। अब ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा, रहने दो, अदरवाइज तुम लोग रह जाओगे, ढह जाओगे यहीं पर, तो छोड़ दो। इतना समझ लो कि जो है सभी पदों में कम से कम 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षित की जाएंगी। अब देखो यहां पर क्या होता है, महिलाएं चुनाव तो लड़ जाएंगी, मतलब फुलेरा गांव में क्या है, ये घोषित कर दिया गया कि फुलेरा गांव जो है महिला सीट है, यानी वहां पर इस बार जो प्रत्याशी वो सिर्फ महिला खड़ी होगी। अब फुलेरा गांव में क्या होता है बच्चों, तो वो मंजू देवी चुनाव लड़ती हैं और उनके जो उनके हस्बैंड होते हैं, वो आपने फुलेरा सीरीज देखी है ना, तो उसमें क्या होता है, मंजू जो जी है, जो क्या है चुनाव लड़ती हैं, चुनाव में वो जीत जाती हैं। जीतने के बाद क्या होता है कि उनके जो वो घर में रहती है, घर में बैठ के सिर्फ अपने घर का काम करें, उनके जो पति हैं, प्रधान पति जिसको कहा जाने लगा, अब वो जाके ऑफिस में काम कर रहे हैं। चुनाव कोई और लड़ा, प्रत्याशी कोई और खड़ा हुआ था, लेकिन काम गांव में यही तो है। महिलाओं को इसमें भागीदारी देने के पीछे का पर्पस क्या था, ताकि महिलाएं जो है कानून बनाने में, यानी एक तरीके से देश के निर्माण में क्या है उनका एक योगदान बढ़े, क्योंकि देश में आधी आबादी महिलाओं की, और जब तक महिलाएं जो है बच्चों क्या है संविधान में या कानून बनाने में अपना योगदान नहीं प्ले करेंगी, तब तक उनका विकास नहीं हो सकता। क्योंकि महिलाओं की क्या समस्या एक महिला ही अच्छे से समझती है। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए क्या है बच्चों किया गया था। लेकिन आज भी आप देख लो, जो पुरुष प्रधान देश है हमारा देश है, उसमें क्या होता है, गांव में महिलाओं को क्या है दोयम दर्जे का माना जाता है। और अगर मान लो महिला को खड़ा कर दिया जाएगा, लेकिन काम कौन कर रहा है, तो सारा पति कर रहे हैं, प्रधानपति उनको बोला जाता है। तो आप फुलेरा जब सीरीज देखो तो उसमें पूरा आपको पंचायत जो वेब सीरीज है उसमें पूरा आपको यही दिखाया गया है कि जो उनके हस्बैंड है वही सारा करते रहते हैं, ठीक है ना। पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था बनाई गई है। अब यहां पर एक चीज समझना है बच्चों, जैसे एक हमारे यहां के भारतीय निर्वाचन आयोग है, 2 संस्थाएं, ध्यान सुनो, मैं थोड़ा सा आपको हर चीज स्पष्ट कर दूं ताकि क्या है आपको कभी भी कोई डाउट ना रहे। देखो ध्यान से रुकना, जैसे हमारे यहां क्या है, एक भारतीय निर्वाचन आयोग है,
भारतीय निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक। और एक पहली ये संस्था है और दूसरी संस्था कौन सी है, तो एक राज्य चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग है, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग है। दो संस्थाएं बनाई गई संविधान में। अब बात याद रखना बच्चों, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो किस किस का चुनाव करवाती है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव करवाती है, ठीक है, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है, ठीक है, वो लोकसभा का चुनाव करवाती है, ठीक है, वो राज्यसभा का चुनाव करवाती है, वो विधान सभा का चुनाव कराती है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो विधानसभा का चुनाव कराती है। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा का चुनाव कौन कराएगा, तो भारतीय निर्वाचन आयोग। अब यहां पर जो विधानसभा मतलब क्या है, जो राज्यों की जो सभा है, जो राज्यों की जो सभा है विधानसभा, जो राज्यों का, जो राज्यों की सभा है ना, जैसे दिल्ली विधानसभा, यूपी विधानसभा, तो इनका चुनाव भी कौन करा रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग। लेकिन राज्य चुनाव आयोग है वो स्थानीय स्तर की सरकारों का चुनाव करती है। समझ में आना चाहिए, यानी ग्राम पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करा रहा है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। अब ऐसा ना लिख देना कि राज्यों का चुनाव भी क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग करा रहा है, नहीं, ये दिमाग में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग जो है सिर्फ स्थानीय स्तर की सरकारों का चुनाव कराती है, जिसमें नगर पालिका और ग्राम पंचायतें आती हैं। ये बात स्पष्ट होना चाहिए, यानी यहां पर ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं का क्या है, ये चुनाव कराती है। ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं का क्या है, ये चुनाव करवाती है। तो ये स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको हर एक चीजें क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज ये सारी चीजें इतनी क्रिटिकल हैं कि आपको कहीं बुक्स में, एनसीईआरटी में स्पष्ट नहीं दिया गया, लेकिन ये समझ बननी चाहिए। अभी से आप ये सब चीजों पर, और इनमें कितना ध्यान देना होता है, बस थोड़ा सा अगर टीचर आपको इसको सेग्रीगेट कर दे रहा है, इसको अलग कर दे रहा है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जा रहा है। अब आपको पता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक अलग संस्था है जो पूरे देश के लिए चुनाव कराती है, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा, विधानसभा का चुनाव, ये कौन करा रही, तो भारतीय निर्वाचन आयोग। बाकी जो है राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग क्या करते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराती। तो ये बात आपको स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था बनाएगी, ताकि क्या है हर 5 साल में वो चुनाव करा सके। ये एक पर आ गया। फिर देखो, राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुछ शक्तियां और राजस्व साझा करना आवश्यक है। राज्य सरकारें क्या है, जो स्थानीय स्तर की सरकार है उनको क्या है, उनको राजस्व भी प्रदान करेंगी, ताकि वो अपना कामकाज सही तरीके से कर पाए। वास्तव में स्थानीय सरकारें उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितना हम सोच रहे थे। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, इनकी जो राजस्व का जो आय का जो स्रोत है वो बहुत कम है। आय का स्रोत क्या है, बहुत कम है। इनको आय के लिए क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास के लिए क्या है, कटोरा लेकर खड़ा रहना पड़ता है हमेशा ही। इसी वजह से क्या है, ये स्थानीय सरकारें जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वो उद्देश्य आज भी पूरा नहीं हो पाया है। आज आप देख लो कि जो नगर पालिका का जो ऑफिस है, जैसे कुछ कुछ नगर पालिका तो बहुत अमीर है, जैसे दिल्ली नगर पालिका है, लखनऊ नगर पालिका, जो बड़े बड़े राजधानी शहर है वहां के नगर पालिका अमीर है, क्योंकि वहां उनको बहुत आमदनी मिलती। जैसे दिल्ली नगर पालिका देख लो, वो इतना उसका अर्निंग होता है कि कोई छोटे से राज्य में उतनी अर्निंग नहीं होती। लेकिन बहुत सारी नगर पालिका या नगर निगम ऐसे हैं जिनको अर्निंग ही नहीं है, जिनके पास सोर्स ही नहीं है, तो वो क्या है, वो अच्छे तरीके से अपना काम ही नहीं कर पाएंगी, है ना, अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर पाएंगी। क्लियर है? तो ये बात आपको स्पष्ट होना चाहिए। फिर विकेंद्रीकरण के ये कारण मैंने समझा दिए हैं। स्थानीय सरकार, मैंने आपको बताया कि स्थानीय सरकार में 2 सरकारें होती हैं, ग्रामीण स्थानीय सरकार जिसको पंचायती राज या ग्राम पंचायत बोलते हैं, और स्थानीय स्तरीय सरकार जिसको नगर पालिका कहते हैं। अब देखो ग्राम पंचायत में, देखो मैंने आपको गांव का एक पिक्चर लगाया है, और यहां पर एक बच्चों मैंने पिक्चर लगाया है जो लखनऊ नगर निगम का है, ये नगर पालिका। तो स्थानीय स्तर में 2 नगर है, गांव है, एक नगर एक गांव है। तो गांव में किसको ग्रामीण नगरीय सरकार बोलते हैं, और ग्रामीण स्थानीय सरकार बोलते हैं, जिसको आप पंचायती राज या ग्राम पंचायत बोल सकते हो। और दूसरा क्या हो बताओ बच्चों, कि शहरी स्थानीय सरकार जिसको नगर पालिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट होना चाहिए। अब पंचायती राज की बात करेंगे, तो पंचायती राज का मतलब क्या है बच्चों, देखो ग्रामीण स्थानीय सरकार को लोकप्रिय रूप से
पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। इसमें इसे तीन स्तर में विभाजित किया गया है। जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति और जिला स्तर पर जिला समिति। यानी क्या होता है, जब हम बात करते हैं गांव में, तो गांव में क्या है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति होगी और जिला स्तर पर जिला समिति। ठीक है, तो ये पंचायती राज को क्या है, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होता है बच्चों? ग्राम पंचायतों का चुनाव क्या है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो देखो, कुछ राज्यों में प्रत्येक गांव या गांव के समूह में एक ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत होती है और इस ग्राम पंचायत क्या होता है बच्चों? चुनाव होता है। ठीक है, ये देखो, यह एक परिषद है जिसमें कई वार्ड सदस्य होते हैं जिन्हें अक्सर पंच कहा जाता है और एक अध्यक्ष या सरपंच होता है। इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष भी होता है और एक सरपंच भी होता है। जैसे आपने देखा होगा ग्राम पंचायत, बहुत सारे सामाजिक जो मुद्दे हैं, पंच लोग जो हैं, 5 लोग होते हैं। अब वो 5 लोग जो है मिलकर क्या है, पूरे गांव का है जो डिसीजन लेते हैं। आप मतलब जैसे मान लो कोई 2 बच्चे हैं, प्रेम विवाह हो गया, उनको प्रेम हो गया एक दूसरे से, और वो विपरीत कास्ट के हैं, एक ब्राह्मण है, एक दूसरा कोई अलग है, अलग अलग कास्ट के हैं। अगर मान लो वो शादी करना चाहते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि वो सामाजिक नियम है। अब ये सामाजिक नियम की रक्षा कौन कर रहा है? तो ये पंचायत लोग, यही पंच जो है, जो सरपंच है। क्या होगा, भाग गए, भाग कर इनको पकड़, अगर ये कभी वापस आएंगे तो इनसे क्या है, इनके बीच में मुकदमा चलेगा और ये पंच जो है जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे उनको लेकर वही निर्णय मान्य होगा। तो ये क्या है, एक तरीके से ये जो है एक न्यायपालिका की तरह भी काम कर रही है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो याद रखना है, वे उसे वार्ड या गांव में रहने वाली सभी वयस्क आबादी द्वारा सीधे चुने जाते हैं। मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, इनका जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इलेक्शंस होते हैं इनके बकायदा। और इलेक्शंस में क्या होता है, हम लोग जो है इनका वोटिंग, जो गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो भी 18 साल या उससे अधिक है, वो क्या है, उनको वोट देते हैं। ठीक है, यह पूरे गांव के लिए निर्णय लेने वाली संस्था है। पंचायत ग्राम सभा की समग्र देखरेख में काम करती है। अब बच्चों ग्राम सभा क्या है बच्चों? तो ग्राम सभा वो सभी लोग हैं जो 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोग हैं। ग्राम सभा में सभी वयस्क लोगों को रखा जाता है और इसका मेन काम क्या होता है? ग्राम सभा का मेन काम होता है कि ग्राम पंचायत सही तरीके से काम कर रही कि नहीं कर रही। क्योंकि ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? तो ग्राम सभा के लिए। और ग्राम सभा ही क्या है, ग्राम पंचायत को गठित करती है। ठीक है, ग्राम सभा देखो क्या, ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क लोग शामिल है, यानी जो भी 18 साल है, 18 साल या उससे अधिक, 18 वर्ष या उससे अधिक का है, वो सभी ग्राम सभा का सदस्य होता है। याद है, वो सभी क्या है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट को मंजूरी देने तथा ग्राम पंचायत के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए इसे वर्ष में कम से कम 2-3 बार बैठक करनी होती। अब बच्चों क्या होता है, ग्राम सभा का काम क्या होता कि वो ग्राम पंचायतों को नियंत्रित करे, उसको निर्देश दे, उसके बजट को देखे, उस पर नियंत्रण रखने का काम करता है। लेकिन बच्चों क्या हो रहा है यहां पर कि ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए 2 से 3 बार साल में, लेकिन यहां पूरे साल भर बीत जाते हैं, ग्राम सभा की एक भी बैठक ही नहीं होती। इसीलिए जो ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष, जो सदस्य हैं, वो आजकल मनमानी करने लगे, क्योंकि वो उनसे कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है। ग्राम सभा की जब तक बैठक नहीं होगी तब तक कैसे कोई रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इस वजह से जो है एक ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी कमियां निकल कर आ रही है। ठीक है, तो देखो ग्राम सभा का काम क्या है, या ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करता है। मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कर रहा है, तो ग्राम सभा के सदस्य। और ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं बच्चों, वो 18 साल या उससे अधिक के जितने भी लोग हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। या ग्राम पंचायत के प्रदर्शन की समीक्षा करता है, यानी ये ऑडिट करता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या क्या किया हमारे लिए क्या काम कर रहे हो, ये देखने का काम करते हैं। और आप अगर अच्छी तरीके से काम नहीं करो तो ग्राम सभा क्या है, इनसे पूछ सकती है। ठीक है, या ग्राम पंचायत के कार्यों का पर्यवेक्षण करती है। मैंने बताया देखने का काम करती है, सही तरीके से कर रहे हो करनी का। और मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग होती थी लेकिन अब मीटिंगें नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या अब ये है देश में। पंचायत समिति क्या है, कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या है, एक पंचायत समिति बनाई जाती है। तो देखो कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक समूह बनाया जाता है, जिसे आमतौर पर पंचायत समिति या ब्लॉक समिति या मंडल कहा जाता है। ये देखो जो ग्राम पंचायत, देखो एक बात याद रखना, जब संविधान में बात की गई कि त्रिस्तरीय सरकारें होनी चाहिए, त्रिस्तरीय केंद्रीय सरकार होनी चाहिए, तो अब उनका नाम वो हर राज्य अपने अपने तरीके से रख सकता है, लेकिन त्रिस्तरीय सरकारें हर राज्य में होनी चाहिए, बात बोली गई थी। लेकिन नाम कोई अलग अलग रख सकता है, जैसे कोई मंडल समिति रख सकता है, मध्यवर्ती, लेकिन ज्यादातर नाम यही सेम है। बीच में जो मध्यवर्ती समिति है ना, ये पंचायत समिति, इसका अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, बस ये याद रखना। तो इसलिए इसको कहीं कहीं ब्लॉक समिति, कहीं कहीं पंचायत समिति, कहीं कहीं मंडल समिति भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रतिनिधि निकाय के सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र के सभी पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी जो पंचायत सदस्य हैं,
ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पंचायत समिति का क्या है, गठन करते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला स्तर की सरकार हो, इन सबका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से ही होता है, चाहे ग्राम पंचायत हो। अब जिला परिषद की बात करें बच्चों, एक जिले की सभी पंचायत समितियां या मंडल मिलकर जिला परिषद का क्या है, गठन करती हैं, सभी जिला समिति। ठीक है, अब देखो ग्राम पंचायत, कई ग्राम पंचायतें मिलकर क्या है, पंचायत समिति गठन कर रही, और कई पंचायत समितियां मिलकर क्या है, जिला स्तर का गठन कर रही हैं। जिला परिषद के अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते हैं। मैंने आपको बताया कि चाहे ग्राम स्तर की हो, चाहे ब्लॉक समिति हो, चाहे जिला स्तर की, ये तीनों के सदस्य जो होते हैं बच्चों ना, ये सदस्य बच्चों क्या होते हैं, ये लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ध्यान ये रखना इस चीज को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इनके अध्यक्ष का चुनाव जो है अलग अलग है। जैसे ग्राम पंचायत की जो अध्यक्ष है उसका तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला स्तर की समिति हो, इनका जो अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। यानी पंचायत समिति के सदस्य अपने में से क्या करते हैं, किसी को एक अध्यक्ष बना देते हैं। इसी तरीके जिला स्तर के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से किसी को एक सदस्य बना देते हैं। यानी एक बात याद रखना है कि जब भी कभी हम बात कर रहे हैं कि चाहे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर की समिति, इन सभी के सदस्यों का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अध्यक्ष में थोड़ा सा याद रखना है कि जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन बच्चों क्या होता है, जो ये पंचायत समिति और जिला स्तर की समिति होती है, इनके अध्यक्षों का जो चुनाव है वो क्या होता है बच्चों, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो अपने में से किसी एक को सदस्य बनाएंगे, और जिला स्तर के जो सदस्य हैं वो अपने में से किसी एक सदस्य को बनाएंगे। जिला स्तर के जो अध्यक्ष होता है उसको महापौर कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, लोकसभा के सदस्य और उस जिले के विधायक तथा अन्य जिला स्तरीय निकायों के कुछ अन्य पदाधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं जिला स्तर में। ठीक है, जिला परिषद अध्यक्ष जिला परिषद का राजनीतिक प्रमुख होता है, और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, सॉरी यहां पर महापौर नहीं, नगर पालिका में होता है, सॉरी नगर पालिका, लेकिन यहां पर अध्यक्ष का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जिला परिषद अध्यक्ष जिला परिषद का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, अब नगर पालिका है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए क्या है, जो स्थानीय स्तर पर जो सरकारें बनाई गई उनको क्या बोलते हैं, नगर पालिका या नगर निगम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो शहरी क्षेत्रों के लिए भी स्थानीय सरकार निकाय मौजूद हैं, कस्बों में नगर पालिकाएं स्थापित की जाती है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान सुनना। यहां पर क्या है बच्चों, मैं 3 चीजें लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तभी आप नगर पालिका को समझ पाओगे। देखो एक होता है कस्बा, एक होता है कस्बा। ठीक है, तो एक होता है शहर और एक होता है महानगर। जैसे दिल्ली महानगर है, लखनऊ महानगर है। अब इस कस्बे में क्या होता है बच्चों, यहां पर नगर पंचायत होती है, कस्बों में क्या होती है बच्चों, नगर पंचायत होती है। ठीक है, ध्यान से इसको ऐसे ही बना लेना। शहर में क्या होती है बच्चों, नगर पालिका होती है, और जो महानगर होते हैं यहां पर नगर निगम होते हैं। जैसे आपने दिल्ली नगर निगम लिखा हो मिलेगा, जैसे आप गाजियाबाद जाओगे तो वहां क्या लिखा होगा, गाजियाबाद नगर निगम। तो ये नगर निगम क्यों, कहीं कहीं नगर पंचायत लिखा होगा, कहीं कहीं नगर निगम लिखा है, कहीं कहीं नगर पालिका लिखा है। तो क्यों लिखा है, क्योंकि ये अलग अलग है। कस्बे क्या होते हैं, जिनमें कुछ विशेषताएं गांव की है, कुछ विशेषताएं शहर की, उसको कस्बा कहा जाता है। अब ये कस्बा बच्चों क्या है, यहां पर नगर पंचायत होगी। शहर क्या है बच्चों, जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो जैसे बुलंदशहर है और बहुत सारे शहर हैं, ऐसे मुजफ्फरपुर नगर शहर है, ये सब शहर है। अब ये शहर है, यहां पर क्या है, ये ठीक है, तो यहां पर क्या है, नगर पालिका होगी, नगर निगम, जिसकी आबादी, जिस भी शहर की आबादी 10 लाख से ज्यादा हो जाती है उसे नगर निगम कहा जाता है। ध्यान से रखना बच्चों, जिस भी, ठीक है, उसे महानगर कहा जाता है। जिस भी शहर की आबादी जो है 10 लाख से अधिक हो जाती है उसे महानगर कहा जाता है। और महानगर से दिल्ली है, लखनऊ है, ये सब महानगर में आते हैं। और यहां पर क्या होती है बच्चों, नगर निगम होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, बड़े शहरों को नगर निगमों में गठित किया जाता है, तो आपको मैंने समझा दिया। नगर पालिकाओं और नगर निगम दोनों को लोगों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी निर्वाचित संस्थाओं द्वारा क्या है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, दोनों। अब इनका भी चुनाव होता है, जैसे देखो आपने सुना होगा दिल्ली एमसीडी का चुनाव होता है, दिल्ली नगर पालिका चुनाव होते हैं, जैसे एमसीडी बोलते हैं। ठीक है ना, एमसीडी का चुनाव होता है।
तो यहां पर बहुत धूमधाम से चुनाव होता है इसका। तो चुनाव में तो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग भागीदार करते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं। ठीक, अब देखो नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख होता है। नगर निगम में ऐसे अधिकारी को महापौर कहा जाता है। यहां पर याद रखना, नगर निगम में इसको महापौर कहा जाता है, वहां पर नहीं, वहां जिला अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये नगर निगम महापौर कहा जाता है, और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, याद रखना ये। ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं। इसके सदस्यों का चुनाव तो क्या होता है, नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत के जो है सदस्यों का चुनाव क्या होता है, ये बच्चों क्या है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन इनके अध्यक्षों का चुनाव क्या है, वो अप्रत्यक्ष रूप से। महापौर का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर है बात ये? तो यहां पर आप देख लो, मैं आपको पिक्चर दिखा दूं, ये जैसे नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, क्योंकि लखनऊ की आबादी क्या है बच्चों, 10 लाख से अधिक है, इसलिए यहां पर क्या है, नगर निगम है। ऐसे बच्चों दिल्ली नगर निगम है। ठीक है, इनका चुनाव होता है, हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, चुनाव में राज्य चुनाव आयोग जो है उसका पूरा प्रबंधन करता है। चुनाव होंगे, चुनाव में जो भी हर पार्टी पार्टिसिपेट करती है। जैसे दिल्ली में तो आप देख लो, आम जनता पार्टी, बीजेपी है ना, और ये कैसे क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी, ये सब देख लो क्या है, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब क्या है, चुनाव बहुत धूमधाम से लड़ती है और बहुत पूरी ताकत लगा देती है अपनी, क्योंकि एमसीडी में पैसा बहुत है, रेवेन्यू बहुत है, तो इनमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, लेकिन इनके जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो उससे महापौर क्या हो, पहले सारे सदस्य चुन लिए जाएंगे, फिर उसी में से किसी एक को क्या है, वो अपने सदस्यों में से वो क्या करेंगे, एक को अध्यक्ष बना देंगे। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ओ, खत्म हो गया चैप्टर। ये तो चैप्टर क्या है बच्चों, फिनिश होता है। तो बच्चों आई होप क्लास समझ में आई होगी, मजा आया होगा क्लास में। देखो क्लास में मजा आया होगा ना, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नए हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी नई वीडियोस हैं जो भी आप तक है ना तभी पहुंचेंगी जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, उसका जो नोटिफिकेशन है आल वाला वो दबा लोगे, तभी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, है ना। तो बच्चों देखो, हमारी बस प्रयास यही रहता है कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाए, आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो, आपके बारे में, आपके दिमाग में सारा, माइंड में सारी चीजें एकदम क्लियर हो। इसकी वजह से क्या है, हम बहुत आराम से, बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आपको मैंने देखो कितनी चीज़ें क्लियर की हैं और एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। अब इसको पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी को अगर रीड करोगे ना, तो आपके दिमाग में हर एक बात आएगी समझ में। ठीक है, बस क्लास को ध्यान से सुनना जरूरी होता है। मेरी क्लास में मैंने आपको कई बार बोला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्लास में मजा आया होगा, है ना। मजा आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगी हमारी क्लास। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई है आने वाले 15 अगस्त की। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बधाई है। ठीक है, बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।